सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दिस इज डे 7 ऑफ योर टॉप 50 गेस्ट पेपर। कैसा जा रहा है संडे? मजेदार, खूबसूरत एकदम। तो इसको और ज्यादा एक्साइटिंग और एनहांसिंग बनाने के लिए वेदा एकेडमी आपके लिए ले आया है आपके टॉप 50 गेस्ट पेपर्स। और आज है उसका डे 7। तो बच्चों, एक बार हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा जेएनवी का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना बच्चे? तो बच्चों, जो आपका जेएनवी है ना, सिंपल, जो आपका जेएनवी होता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ये आप सब जानते हो, राइट? पहला है आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान। टोटल जो मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं, जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं बच्चे 100, यानी कि पूरे 100। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करना है, इसलिए हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं गेस्ट पेपर्स, जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ, साथ ही साथ में प्रैक्टिस कर पाओ बहुत सारी क्वेश्चंस की। तो फटाफट से तैयार हो जाइए, क्योंकि हम करने वाले हैं अपना कूलेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज जनरल साइंस के क्वेश्चंस। फटाफट से एक नोटबुक निकाल लो और निकाल लो अपना पेन और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बारी है क्वेश्चंस की। तो बच्चों, निकालते हैं फटाफट से क्या अपना क्वेश्चन नंबर 66। आप सब जानते होंगे बच्चों कि हमारा जो साइंस है वो कहां से स्टार्ट होता है, कौन से क्वेश्चन नंबर से? 66 टू 100, दैट इज टोटल 35 क्वेश्चंस हमको करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और बताना है कि आपको गेस्ट पेपर्स कैसे लगते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन बीटन और स्ट्रक? कितना आसान सा क्वेश्चन है ना? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र तब बजता है जब उसे मारा या फिर ठोका जाता है? जब तुम लोग गलती करते होगे तो पापा या मम्मी जब तुम्हें ठोकते हैं, मारते हैं, तो आवाज तो निकलती होगी ना। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है बांसुरी, मंजीरा, हारमोनियम या फिर शहनाई। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ ना किस चीज की, अगर मैं बात करती हूँ बांसुरी की, तो बेसिकली बांसुरी तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम उसको पीटते नहीं हैं, हम उसको किससे? एयर कॉलम की हेल्प से बजाते हैं। मंजीरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, दैट इज मंजीरा, क्योंकि हम उसको स्ट्रक करते हैं तभी उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि जैसे ही कंपन होगी यानी कि वाइब्रेशंस होंगी, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगी? हमारी ध्वनि यानी कि साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चे, चलिए 67 की बात करते हैं। Why does sound become faint when air inside the tumbler decreases? जब गिलास के अंदर की हवा, ग्लास है ठीक है, ग्लास के अंदर की हवा जो है वो कम हो जा रही है, एयर कम हो गई, तो आवाज कम क्यों हो जा रही है? साउंड प्रोड्यूस जो हो रही थी वो कम क्यों हो रही है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे अपने आंसर को शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर बना लेते हैं ग्लास, ठीक है। ये कुछ बढ़िया सा ग्लास है हमारा। अब क्या है, हमारी जो साउंड है बच्चे, हमने उसको पढ़ा है कि उसको क्या जरूरत है? उसको एक मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि एक माध्यम की जरूरत है। अगर एक माध्यम नहीं है तो हमारी ध्वनि जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो बच्चे क्या होना चाहिए? बिकॉज लेस मीडियम इज अवेलेबल। अगर मान लो कि इस ग्लास में से मैं एयर को स्कूप आउट कर दूं, मैं एयर को बाहर निकाल दूं बच्चे, तो मेरी ध्वनि ट्रेवल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज यहाँ पर उसको क्या नहीं मिला? यहाँ पर उसको माध्यम नहीं मिला। ठीक है बच्चे, अगर माध्यम नहीं मिला तो ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि माध्यम कम उपलब्ध होगा, इस वजह से जो आवाज होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों? आवाज स्लो डाउन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 की बात करते हैं। पार्शियल हियरिंग डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ, आंशिक सुनने की अक्षमता सामान्यता किसके कारण होती है? अगर मान लो कि हमें कम सुनाई देने लगा, पार्शियल का क्या मतलब है? कम सुनाई देना, पूरा नहीं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे पार्शियल हियरिंग डिसेबिलिटी की, यानी कि आंशिक सुनने की अक्षमता। अगर मान लो कि हमारे कान में पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब क्या है? हमें कम सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे ही बहरे हो गए, कभी कभी हम जानबूझ के भी नहीं सुनते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ डिसेबिलिटी, ये हमारा चॉइस होता है, राइट?
लेकिन आंसर क्या होगा इसका, किस वजह से हो सकती है, रिजल्ट किस वजह से हो सकता है कि कान में हमने पेन से खुजली कर ली हो, पेन अंदर तक चला गया हो, मतलब कॉज भी इंजरी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, या फिर एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्षमता जो है वो सुनने की कम होती चली जाती है। तो सिंपल आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दैट इज बीमारी, चोट या उम्र के कारण। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक बात अच्छे से समझ लो, साइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर रिलेट करोगे तो आंसर खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा, और नहीं रिलेट कर पाओगे बच्चे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मैं हूं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज हम इसको मजे से समझेंगे। ठीक है, चलिए 69 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की अक्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जब भी ऐसे करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, एक बात को ध्यान रखना, भले ही उस क्वेश्चन को टाइम लगाना उस क्वेश्चन में, लेकिन हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर को गलत नहीं करना है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले साइन लैंग्वेज हेल्प्स कम्युनिकेशन, संकेत भाषा संवाद में मदद करती है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ठीक है, टोटल इंपेयरमेंट इज वेरी कॉमन, इट ऑलवेज अकर्स ड्यू टू ओल्ड एज, तो जरूरी नहीं है, डिजीज एंड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। स्पीच डेवलप्स विदाउट हियरिंग, ये गलत हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि सुनने की अक्षमता के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही होगा बच्चे, तो टोटल इंपेयरमेंट जो है वो वेरी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। साइन लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, अगर मान लो कि किसी को सुनाई नहीं देता है तो वो हमारे वर्ड्स नहीं सुन पाएगा, हमारी साउंड नहीं सुन पाएगा, लेकिन हम एक्शंस के थ्रू उसको समझा सकते हैं, है ना बच्चे। आप लोगों ने एक पंजाबी गाना सुना होगा, उस गाने का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने, ख्वाब है उस गाने का नाम। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर लिखकर, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, एक पंजाबी सॉन्ग है, ठीक है, जिसका नाम है बच्चे ख्वाब। ठीक है, ख्वाब में वो एक लड़की जो होती है वो बहरी होती है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो वो जो सिंगर है बेसिकली अखिल सिंगर है इसका, ठीक है, वो उसको साइन लैंग्वेजेस में समझाता है पूरा पूरा गाना। तो आप लोग उसको देखिएगा, सेम आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि संकेत भाषा जो है वो कम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प करती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 की बात करते हैं। सम कंडक्टिंग लिक्विड्स डू नॉट अलाउ सफिशिएंट करंट बिकॉज, कुछ संवाहक द्रव पर्याप्त धारा क्यों नहीं प्रभावित करते, ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि वे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेस इजीली देन मेटल्स, क्योंकि वे धातुओं की तुलना में कम आसानी से विद्युत प्रवाहित करते हैं। इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक वीक करंट, किस उपकरण का उपयोग कमजोर विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई भी विद्युत का काम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, तो हम किसको बुलाते हैं, हम बुलाते हैं इलेक्ट्रीशियन को। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, अपने संग एक टेस्टर लाता है, बेसिकली उसको क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है ना। तो टेस्टर लाता है, जिसमें पहले क्या होता था कि वो पीला वाला जो कांच का बल्ब आता था ना, वो लेके आते थे टेस्ट करने के लिए। लेकिन आजकल एलईडीज का यूज हो रहा है, क्यों एलईडी का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वीक करंट को भी आइडेंटिफाई कर लेती है, और यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, किसके ऊपर, फ्लोरोसेंट बल्ब्स के ऊपर। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि एलईडी, और एलईडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है बच्चे, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, ये चीज आपको याद रखनी है, जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं, जितनी भी डिजीजेस हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट एलईडी इज करेक्ट, एलईडी के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मैं काफी बार ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। ये है हमारी एलईडी का डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, ये बल्ब है एलईडी का, इसके दो लीड्स होते हैं, एक तार होता है छोटा बच्चे, और एक तार होता है हमारा लंबा। तो दो लीड्स मौजूद है, जो हमारा लॉन्गर वायर है वो होता है धनात्मक टर्मिनल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा वाला होता है छोटा, जो होता है निगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऋणात्मक। एक चीज याद रखो, जब भी हम एलईडी को कनेक्शन करते हैं, ठीक है, अभी दिवाली का टाइम पहले गया है, तो दिवाली के टाइम में और क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के टाइम पे जितने भी लोग होते हैं जिनके घर में क्रिसमस मनाया जाता है, वो लोग अपने
जो क्रिसमस ट्री होता है उस पर क्या लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। लाइट्स में आपने जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं। तो एलईडी बच्चे कैसे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। उसका सिंपल रूल है, मैं अपने ही जगह जाऊंगी और तुम अपनी जगह जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा और नेगेटिव हमेशा नेगेटिव से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है। पहले लिखा है बोथ लीड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो इक्वल लेंथ की तो नहीं है। ठीक है, लॉन्गर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, गलत है। शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, गलत है। ठीक है, जो हमारी लॉन्गर लीड है वही पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी लॉन्गर लीड है यही पॉजिटिव है, तो ये किससे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव से। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया है, दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेदा अकेडमी डाउट सेक्शन फ्री देता है हर एक बच्चे को, आप उसमें भी पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए 73, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूजफुल बिकॉज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन उपयोगी है क्यों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है, एक धातु के ऊपर अपनी मनचाही धातु की परत चढ़ाई जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसकी हेल्प से, विद्युत की हेल्प से, यानी कि यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल वो क्या करता है, सेव करता है एक्सपेंसिव मेटल्स को, महंगी धातुओं की बचत करता है। क्लियर है, चलिए ओके। तो बच्चों अब आप लोग बहुत जल्दी बहुत बड़े होने वाले हो, 8th क्लास से 9th क्लास में जाने वाले हो, यानी कि अब पढ़ाई का सफर होने वाला है कठिन। अभी तक तो मजे मजे में पढ़ लिया यार, लेकिन अब पहली सीढ़ी, पता है जब मैं 9th क्लास में आने वाली थी तब मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बोला था कि बेटा अब जो तुम्हारी पढ़ाई है ना वो एक एक करके आगे बढ़ेगी, अब तुम पहले चरण में हो। तो हमारा जो 9th क्लास होता है, अब आपके पास 4 क्लासेस मेन बची हैं, 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, तो 9th जो है वो एक पहली स्टेप है अपने करियर को बिल्ड करने का। ठीक है, अभी तो आपने प्रीलिमिनरी कर लिया कि हाँ ठीक है खेल खेल में पढ़ाई कर ली, लेकिन अब आपको होना है एकदम ही डेडिकेटेड कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी है। अपने गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर रखने हैं। तो बच्चों इन गोल्स को क्लियर करने के लिए और आपको उड़ान देने के लिए वेदा अकेडमी अभी भी आपके साथ रहेगा, और आपके लिए आया है वेदा 9, 10th का चैनल, जिसमें हम आपके साथ रहेंगे, आपको उपलब्धियां करवाएंगे, साथ ही साथ में आपका हमेशा साथ बना रहे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको पूरा पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, सारी चीजें जो भी आपके 9, 10th के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो वेदा 9, 10th को और बने रहो वेदा अकेडमी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74 की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेनली, विद्युत लेपन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होता है। अगर मान लो कि मैं टैप पे जो हमारी टंकी होती है बाथरूम्स की, ठीक है, उन पे हम क्रोमियम का प्लेटिंग करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं, या फिर बाईसाइकिल के पार्ट्स पे क्रोमियम लगा रहे हैं, ज्वेलरी में क्या लगा रहे हैं हम लोग, सोने या चांदी की परत चढ़ा रहे हैं, क्यों, उनको एक्सपेंसिव दिखाने के लिए, उनको और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, तो अपीयरेंस को इंप्रूव करता है और मेटल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रूप और धातु की सुरक्षा में सुधार करने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है, चलिए। When woolen और polyester clothes are removed in the dark, we may see, जब ऊनी या फिर पॉलिएस्टर के कपड़े अंधेरे में उतारे जाते हैं तो हम क्या देख सकते हैं। देखो बच्चों इस समय बड़ी ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड है ना, सब लोग जैकेट स्वेटर्स एंड ऑल सब पहन के एकदम हुडी वुडी पहन के जाते होंगे। ठीक है, तो जब घर पे आके आप उस हुडी को चेंज करते हो तब आप चिड़ 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 सी आवाज, या फिर ब्लैंकेट को जब हटाते हो बहुत देर बाद तो आप क्या इलेक्ट्रॉन्स की आवाज चिड़ 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 सुनते होगे। ठीक है, और अगर लाइट है, मतलब लाइट नहीं है, डार्क है, मतलब लाइट्स ऑफ है, तो आप हल्का हल्का जुगनू की तरह चमकता हुआ सा रंग भी देखते होगे, लाइट भी दिखाई देती होगी। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करते हैं हमारे वुलन क्लोथ में, और ये होता है बेसिकली स्पार्क एंड हियर द क्रैकलिंग साउंड की वजह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से हमें स्पार्क दिखाई देता है, हल्की हल्की सी लाइट दिखाई देती हैं और क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Who showed that lightning and the spark from the clothes are the same phenomena? किसने दिखाया था, ये किसने प्रूव करा कि जो बिजली थी बच्चे, ठीक है, बिजली का चमकना था और कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी एक ही घटना है, ये किसने प्रूव करा था, कौन से साइंटिस्ट ने। देखो बच्चों मैंने आपको बताया है कि जितनी भी हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, जितनी भी हमारे वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं ना हमारी एनसीईआरटी की बुक में, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत बार जेएनवी ने पूछा है।
ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था ये, और आपको याद करना है, इसलिए इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा आंसर करेगा, लाइक करेगा वीडियो को, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ठीक है, 77 की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज आर नोन एज, जो वस्तुएं विद्युत आवेश ग्रहण करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, किसी ने चार्ज एक्वायर कर लिया कि भाई मुझे दे दो तुम अपना चार्ज, अगर हमने रबिंग करी तो इस हाथ ने या फिर इस पेन ने एक्वायर कर लिया चार्ज, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान है तो ऑब्वियस बात है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि आवेशित वस्तु। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन 78, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड व्हाइल रबिंग ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू, जब वस्तुओं को रगड़ते समय देखे जाने वाली घटना किससे संबंधित है। अगर मान लो मैं किसी दो चीजों को रगड़ रही हूँ, आपस में हाथों को रगड़ा, तो ये किस फिनोमेना पर बेस्ड है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए बच्चे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्थिर विद्युत। क्लियर है। 79, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज्ड टू, बिजली संवाहक, इसको हम तड़ित चालक भी बोलते हैं। ठीक है, तड़ित चालक जो होता है बच्चे, का उपयोग किया जाता है किस लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे कि हमारी जितनी भी ना वो होती हैं बिल्डिंग्स, मान लो ये क्या है, ये है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर क्या लगाया होता है, हम लोगों ने क्या लगाया होता है, इस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल किया होता है, जिसका एक तार जो है वो कहाँ जाता है, उसका एक तार जाता है बच्चे ग्राउंड के अंदर, क्योंकि जितना भी एक्सेस ऑफ चार्ज है वो इसको उठाकर कहाँ डाल दे, ग्राउंड के अंदर, अर्थिंग वायर के थ्रू। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को फ्रॉम लाइटनिंग, क्योंकि ऊपर जो है वो हमारे बादल है जिसमें क्या है, चार्जेस है, और यहीं पर क्या हो रहा है, लाइटनिंग का इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म पीपल शुड, एक थंडरस्टॉर्म अगर आ गया है, तूफान के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, बताइए, बताओ, तूफान आ गया, अब तुम क्या करोगे, इनमें से टच का मेटल पाइप को छूने लगोगे कि धातु वाले जितनी भी चीजें लाओ मैं छू लूं, ताकि मुझे जो है वो क्या लग जाए, शॉक लग जाए। नहीं भाई, क्यों करूंगी मैं ऐसा, है ना, तो नहीं। टच इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़ के नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं करूंगी। ठीक है, तो रूफ टॉप छत पे चली जाऊंगी कि आओ आओ आओ, नहीं, बिल्कुल ये भी नहीं करूंगी, सिंपल। इसका आंसर हो जाएगा अवॉइड टचिंग मेटल कॉलम्स एंड पाइप्स, तो धातु के स्तंभ और पाइप छूने से बचना चाहिए, जितनी भी मेटल, वाटर या फिर इलेक्ट्रिक चीजें हैं उन सबसे क्या करना चाहिए बच्चे, अलग रहना चाहिए। क्लियर है, बताओ। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, कैसी है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है बच्चे, ठीक है, वो कैसी है, मैंने आपको ये पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करा है एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, आप सबने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, इस तरीके से हमारी जो कहते हैं लेयर्स होती हैं अर्थ की, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये आपको बहुत ज्यादा प्लेन दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसी दिखाई दे रही है, एकदम प्लेन दिखाई दे रही है कि भाई इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, ये एकदम समतल है। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है ना, जो हमारी आउटर लेयर है ना वो डिस्टॉर्टेड होती है, मतलब पपड़ी टाइप की है, तो फ्रेगमेंटेड है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा सी, टुकड़ों में बटी हुई है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में टूटी हुई है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 82 की। अर्थक्वेक्स अकर व्हेन प्लेट्स, भूकंप तब आता है जब हमारी प्लेटें कैसा क्या काम करती हैं, बिल्कुल सही मैम आपने बताया है, ब्रश पास करती हैं या फिर कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं या फिर आपस में रगड़ती हैं, सिंपल। ठीक है, सम एरियाज ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया फॉल्स इनटू डेंजर जोन, ऐसे कौन से कहते हैं भारत के हिस्से हैं, भारत के कुछ क्षेत्र भी खतरे वाले क्षेत्र में आते हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं, बताइए, फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, द लाइन ड्रॉ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द मिरर, जो अगर मान लो कि हमने ये क्या करा, ये है हमारा प्लेन मिरर, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमने ले लिया है हमारा सिंपल
प्लेन दर्पण यानी कि समतल दर्पण, ठीक है, उस पे हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन खींची है, यानी कि जो 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आई है और 90 डिग्री का एंगल बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी नॉर्मल यानी कि सामान्य रेखा। इसको कभी कभी अभिलंब भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर ये लिख कर आता है तो, ठीक है, अभिलंब याद रखिएगा। चलिए, when the angle of incidence is changed, the angle of reflection will be, अगर मान लो कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंट रे, अगर ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा क्या, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये बोल रहा है, हमारा पहला रूल क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये दोनों आपस में सेम है हमेशा, ठीक है। इन्होंने बोला है जब आपतन कोण बदलता है तो परावर्तन कोण को क्या होगा, बदलेगा, सिंपल, ठीक है। तो ऑल्सो चेंजेस, डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप लोग हमारे साथ मिलके प्रिपरेशन करना चाहते हो लास्ट 45 डेज या फिर 40 टू 45 डेज बस आपके एग्जाम में रह गए हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए क्रैश कोर्स को। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे से प्राइस में ये सब चीजें मिलने वाली हैं, दैट इज लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीमियम नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, AIMT, और आपकी किट फ्री मिलने वाली है जिसमें आपको वेदा का स्टडी गाइड मिलता है। वेदा के स्टडी गाइड में सब चीजें मौजूद हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए चाहिए, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से या फिर वेदा अकेडमी एप्लीकेशन से खरीद भी सकते हो, ठीक है बच्चे। तो फटाफट से इसको परचेज कर लो, बिकॉज यहाँ पर होने वाली है धमाकेदार पढ़ाई। मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो अब आप, तो फटाफट से परचेज करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेस्ट पेपर को रोज अटेम्प्ट करना है आप सबको वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पर जाकर। वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है इस QR कोड की मदद से, फिर आपको जाना है कहाँ, टेस्ट सेक्शन में, टेस्ट में जाना है आपको गेस्ट पेपर वाले सेक्शन में, और अटेम्प्ट करना है अपना गेस्ट पेपर। वहां पर क्या होगा, आपका स्कोर कार्ड लिख कर आएगा, कौन सा क्वेश्चन आपने ठीक किया है, कौन सा गलत किया है, तो उसको एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, गेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना। साथ ही साथ में आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आज भी दिया होगा दोपहर में, और अब नेक्स्ट संडे के लिए भी तैयारी कर लो। 6 दिन है, 7वें दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 28 दिसंबर को फिर से होगा आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो उसके लिए पढ़ाई आज से ही स्टार्ट करनी है, 2 बजे इसको जरूर अटेम्प्ट करना। टॉप 3 रैंकर्स को मिलेंगे 10 सेट ऑफ मॉडल पेपर्स। फटाफट से डाउनलोड करिए वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करो, वो भी फ्री में। आगे बढ़ते हैं, द ऑब्जर्वेशन दैट इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा प्लेन मिरर बच्चे। अब अगर मान लो कि प्लेन मिरर पर एक हमारी ये नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है अभिलंब, ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारी इंसिडेंट रे और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं, है ना, एक प्लेन पर ही तो लाई कर रही हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द इंसिडेंट रे मतलब जो हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो हमारी अभिलंब है, वो तीनों एक प्लेन में लाई करती हैं, सिंपल। इमेज फॉर्म्ड बाय एन मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट। अब जब कभी भी आप प्लेन मिरर में देखते हो तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो हमेशा राइट दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे, जो हमारा प्लेन मिरर है ना, उसकी इमेजेस की दो ही खासियत हमने पढ़ी है। पहली क्या, जो जितनी भी वो इमेजेस बनाएगा, वो या तो वो कैसी बनाता है, वो बनाता है वर्चुअल, यानी कि वो रियल नहीं होती हैं, वो होती हैं आभासी इमेजेस। साथ ही साथ में लेटरल इन्वर्जन शो करती हैं, ठीक है, यानी कि पाश उलटना, मतलब लेफ्ट राइट में दिखाई देता है और राइट लेफ्ट में दिखाई देता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझाती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक ऐसा खुरदुरा सा सरफेस ले लिया है, ठीक है, यहाँ पर आई हमारी इंसिडेंट रे, और इस तरीके से वो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा सरफेस है बच्चे वो कैसा है, वो है हमारा डिफ्यूज। तो इरेगुलरिटीज मौजूद है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, इस वजह से क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नो क्लियर इमेजेस बनती हैं, मतलब बिल्कुल धुंधली इमेजेस बनेंगी, बेकार इमेजेस बनेंगी।
इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर सिंपल आंसर होगा बच्चे, क्वेश्चन होगा एक तो क्लियर इमेजेस कैसे बनेंगी, ठीक है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की मदद से बनेंगी, जब नियमित परावर्तन होगा तभी क्लियर इमेजेस बन पाएंगी। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, आंख का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? इस तरीके से आपकी आंख होती है बच्चे, ये आपका हो गया लेंस, ठीक है, और इस तरीके से ऑप्टिक नर्व जो है वो बाहर निकलती है। तो ये जो आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो किसकी होती है? मैंने आपको बताया है, वो होती है हमारी कॉर्निया, ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज नोन एज, चलो अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, ये जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, वो किस चीज का होता है? वो होता है बच्चे आइरिस का, बी आइरिस हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेशन फ्रॉम द रेटिना कैरीड आउट फ्रॉम ब्रेन थ्रू, अब मैंने यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनाया था, जैसे मान लो ये हमारा लेंस है और ये है हमारी आंख, ठीक है, अब आंख से ये जो रेस जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है, जो नर्व है, ये कौन सी होती है? ये होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो कि किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है बच्चे हमारे ब्रेन से, और ये सिग्नल देगी हमारे मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिक नर्व यानी कि ए। क्लियर? चलिए 93 थ्री फोर्सेस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तीन फोर्सेस दिए गए हैं, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर तीन फोर्सेस दिए गए हैं। पहला है हमारा 10 न्यूटन का, दूसरा है बच्चे हमारा 20 न्यूटन का, और तीसरा है हमारा किसका? 30 न्यूटन का, ठीक है। नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों एक बात समझ लो, जब सेम डायरेक्शन में कितने भी फोर्सेस काम करेंगे, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, सात हो, अनगिनत हो, सबको ऐड करना है। सिंपल परिणामी बल निकालने के लिए अगर एक डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है? डायरेक्टली उनको ऐड करना है। ऐड कर दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना होगा? 30 30 60, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा 60 न्यूटन, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया होगा? चलिए, प्रेशर ऑन अ सरफेस इतना एन एरिया, फाइंड द फोर्स, फोर्स फाइंड करना है। ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स के लिए क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर कितना दे रखा है? प्रेशर दे रखा है बच्चे 300 पास्कल का, और एरिया दे रखा है 2 का। तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया हमारा 600 न्यूटन का, डी। क्लियर है? यस और नो, समझ में आ गया? 95 की बात कर लेते हैं। फिर से प्रेशर दे रखा है, एरिया दे रखा है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आप देखो इससे निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर की एरिया से मल्टीप्लाई करने का है, सिंपल। 1000 इंटू 5 दैट इज 5000 न्यूटन, ठीक है। तो अगेन डी इज द सेम राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? बस ध्यान रखना, हमेशा प्रेशर पूछा जाता है, लेकिन इस बार फोर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है ये याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्रेशर दे रखा है और अप्लाई हो रहा है फोर्स पे, एरिया पूछा गया है। देखो कैसे निकालेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पर एरिया ही फाइंड करना है, सिंपल, ठीक है। तो एरिया चला जाएगा प्रेशर की जगह, तो एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, सिंपल। फोर्स क्या दे रखा है? 250 न्यूटन का, और प्रेशर दे रखा है 50 पास्कल। जीरो से जीरो काटा, यहाँ पर कितना आ गया? 5, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ए। A ray of light strikes at a plane mirror 40 degree with the normal angle between the incident ray and the reflected ray। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लैंग्वेज नहीं समझोगे ना कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है, नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनो, रे ऑफ लाइट है, सबसे पहली बात तो प्लेन मिरर बना लो। यहाँ पर डायग्राम बना के ही हर एक बच्चा सॉल्व करेगा, अपनी नोटबुक्स में आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे 40 डिग्री के एंगल पे विद द नॉर्मल, प्लेन मिरर के साथ एंगल नहीं बना रही है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है उसने। यहाँ पर नॉर्मल है, ये आई हमारी लाइट, ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो गया मेरे लाल 40 डिग्री का। तो ठीक है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे पूछा गया है, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। ये जो पूरा एंगल है, अरे एक सेकेंड, ये वाला जो पूरा एंगल है ये पूछा गया है तुमसे, कैसे पता चलेगा? तुम्हें फर्स्ट लॉ से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब 40 और 40 तो ये दोनों हो गए,
ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को मुझे निकालना है तो मुझे दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो गया 80 डिग्री। तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लोगे, डायग्राम बनाना सीख लोगे रिफ्लेक्शन वाले में, तो कोई भी चीज तुम्हें सही आंसर देने से रोक नहीं सकती है, ये लिखवा के रख लो। लेकिन अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, डायग्राम सही नहीं बना, तो हमेशा आंसर गलत करोगे। बहुत बार प्रैक्टिस करो, गेस्ट पेपर को बार बार वेदा एकेडमी पे सॉल्व करो, ताकि तुम्हें ये दिमाग में फिट हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। If the angle of reflection is 25 degree, the angle of incidence will be, तो बिल्कुल सही बात है, angle of incidence is equal to angle of reflection, तो आंसर हो गया A, यानी कि 25 डिग्री। अगर परावर्तन 25 है तो इंसिडेंस ऑलरेडी 25 होगा। 99, a school bag applies a force of इतना, फ्लोर ओवर एरिया ऑफ इतना, प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। 150 न्यूटन का फोर्स है, 0.5 मीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया है। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 3 15, 2 जीरो ऊपर, क्या हो जाएगा 300 पास्कल। 300 पास्कल विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। Two forces of 35 न्यूटन and 45 न्यूटन on an object in the same direction में काम कर रहे हैं, नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा फोर्स लग रहा है 35 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में ही एक और फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन का। ठीक है, नेट फोर्स के लिए हमको सम करना पड़ेगा, दैट इज 35 न्यूटन प्लस 45 न्यूटन। जरा ऐड करो, देखो 35 और 45, 01448, तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, नेट फोर्स हो गया सी 80 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, आसान थे क्वेश्चन। बार बार प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स की, साथ में रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, और जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो इनको बार बार वेदा एकेडमी एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट सेक्शन में जाओ, गेस्ट पेपर में जाओ और इनको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पर हमारे खत्म हो गए हैं 35 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, समझ में आई होगी। अब आपको करना है मैथमेटिक्स, तो तैयार हो जाओ अपनी पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आने वाले हैं कौन, उमेश सर। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हाइड्रेटेड और मजे करते रहिए। बाय बच्चों। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और कुछ बच्चे मुझसे नाराज चल रहे होंगे कि सर आप कभी आते हो कभी चले जाते हो, सर आपका ही नहीं पता चल रहा क्या करना चाहते हो। तो देखो मैंने पहले ही बताया था और अब एक बार फिर से बताता हूँ कि क्या, कि भाई शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों का जो गेस्ट पेपर है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सीएम चल लिया करेंगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड द रिमेनिंग दैट इज संडे इट विल गोज टू मी। ठीक है, तो आपको दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये शेड्यूल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और हमें तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके, शुरुआत करते हैं हिंदी की। ठीक है, आज हिंदी आपको मैं कराने वाला हूँ, तो जल्दी से भाई एक बार जो है इन क्वेश्चंस पर नजर फेरिए और बताइए क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, जल्दी पढ़िए, जल्दी, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इनके। पढ़ लिया, बताइए जल्दी बताइए, बोलिए। पढ़ लिया, बताइए। पढ़ लिया भाई। चलिए देखिए, कह रहा है भारत में विज्ञान का प्रभाव किन क्षेत्रों में दिखाई देता है, तो वो क्या है भैया, प्रत्येक क्षेत्र में, यानी जितने भी क्षेत्र हैं सब में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कृषि में विज्ञान का मुख्य योगदान क्या बताया गया है, क्या बताया गया बताइए। उन्नत बीज और नई विधियां जो है वही जो है बताया गया है कि भैया कृषि में जो विज्ञान का ये योगदान रहा है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने क्या संभव बनाया, बताइए किस चीज को संभव बनाया है, यानी कि भैया उपचार को सुलभ बनाया है। अंतरिक्ष विज्ञान की उपलब्धियां क्या दर्शाती हैं, क्या दर्शाती है बताइए। अंतरिक्ष विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं क्या दर्शाती है, यानी कि हमारे वैज्ञानिक जो क्षमता है उसके बारे में दर्शाया जाता है। ठीक है, बताइए पांचवा, बताइए विज्ञान के बढ़ते रूप का अंतिम प्रभाव क्या बताया गया, बताइए किस चीज को बताया गया भाई, बोलिए जल्दी बोलिए, बताइए किसको बताया गया, तो आप कहेंगे आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने को बताया गया है। ठीक है, चलिए बताइए विज्ञान में डैश उपसर्ग है, बताइए विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, बोलिए विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है भाई, बताइए जल्दी बताइए, कौन सा होगा जी, जल्दी बताइए, बोलिए कौन सा होगा,
कौन सा होगा? आप कहेंगे भैया वी होगा, क्या होगा? वी होगा, ठीक है। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ है, बताइए अभूतपूर्व मतलब जो चीज़ कभी पहले हुई नहीं उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। विष का विलोम क्या है? ओह माय गॉड! विष, विष आप लोगों ने सुना होगा विष, हैं? विष का भैया विष मतलब क्या होता है? ज़हर देना, क्या होता है भैया? ज़हर देना, तो ज़हर का विलोम बताइए क्या होगा? बताइए क्या होने वाला है? ज़हर का विलोम आप क्या कहेंगे भैया? ज़हर का विलोम होता है अमृत, क्या? अमृत। देशभक्त में कौन-सा समास है बताइए? देशभक्त, देशभक्त। तो यानी कि भैया देश प्लस भक्त या आप कह सकते हैं देश के लिए भक्ति, उसे देशभक्त कहा जाता है यानी कि भैया तत्पुरुष समास को ये दर्शाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है देश के लिए भक्त, है ना? देश का भक्त, देशभक्त का मतलब क्या है? देश का भक्त। यानी कि भैया इसमें जो है समास आ रहे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध का के की आया ना का क्या होता है संबंध, है ना? तो यानी कि भैया ये क्या है तत्पुरुष समास का हिस्सा है। चलिए ठीक है और मैं आपको बता दूं भाई आप लोगों का जो सफर है हमारे साथ वो जेएनवी तक लिमिटेड नहीं है। आप यहाँ तो पहुंच जाएंगे लेकिन आप लोगों का सफर हमारे साथ वेदा क्लास 9 10 पर भी कंटिन्यू रहेगा। यानी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। ठीक है चलिए बताइए संभव हो सके में क्रिया का प्रकार बताइए क्या है? संभव हो सके में क्रिया का प्रकार बताइए क्या होगा? बोलिए, क्या होगा बताइए? जल्दी बोलिए। बोलिए। आप कहेंगे भैया संयुक्त क्रिया होगी, क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। बताइए चिट्ठी शब्द किस भाषा से लिखा गया है? चिट्ठी शब्द किस भाषा से लिखा गया है? बोलिए, किस भाषा से लिखा गया है भाई चिट्ठी शब्द? बताइए। बोलिए जी बोलिए, जल्दी बोलिए। आप कहेंगे भैया देशज, कौन-सी भाषा? देशज। परिमिति परिमित किसका पर्यायवाची है? बताइए परिमित किसका पर्यायवाची है? परिमित बताइए किसका पर्यायवाची होता है जी परिमित? जल्दी पढ़िए एक बार बताइए किसका होता है? बोलिए किसका होता है जी? किसका होता है? आप कहेंगे भैया सीमित, सीमित का क्या होता है? परिमित पर्यायवाची होता है। अवर का विलोम शब्द कौन-सा है? अवर का विलोम शब्द किसको कहते हैं? अवर का विलोम होता है सवर, क्या होता है जी? सवर। ठीक है? चलिए बताइए गागर में डैश भरना। ओह हो! भैया ये तो मुहावरा है गागर में सागर भरना यानी कि बहुत बड़ी चीज़ों को एक छोटी चीज़ में कर देना दैट इज़ गागर में सागर भरना। ठीक है बताइए वैश्विक शब्द का हिंदी समानार्थी क्या है? बताइए वैश्विक ओह! बहुत अच्छा शब्द है। वैश्विक का बताइए हिंदी समानार्थी क्या होता है? सूची क्या होगा? बताइए, क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए। विश्वव्यापी क्या होगा भाई? विश्वव्यापी क्या है इसका हिंदी समानार्थी शब्द है। विश्वव्यापी यानी कि जो वैश्विक शब्द का मतलब क्या होता है कि भैया जो पूरी हर जगह फैला हुआ वो चीज़ है ना, दैट इज़ विश्वव्यापी। ठीक है? चलिए और मैं आपको बता दूं भाई अगर किसी ने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मॉडल पेपर्स करना चाहता है तो 399 में 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं 599 में 20 मॉडल पेपर्स हैं एंड 999 में 30 मॉडल पेपर्स वेदा एकेडमी की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ठीक है अगर आप ये चाहते हैं तो जो हमारा टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और साथ में आप ऐसी किताब भी जो है भाई ऑर्डर करा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ आप लिख लीजिए। लिखिए बोलू नंबर बोलू बताओ लिखोगे लिखिए 9810337915 9810337915 ये हमारी टीम का नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट कर आपको जो भी चीज़ चाहिए कि भैया क्लास चाहिए, कोई वो चाहिए या गैस पेपर चाहिए, ओएमआर शीट चाहिए गैस पेपर के साथ, ऐसा मत करना कि भैया ओएमआर भिजवा दो ओएमआर। अबे पगले दोनों चीज़ मिलेगी, गैस पेपर ओएमआर दोनों मिलते हैं। ऐसा मत बोलना कि ओएमआर दे दो बस गोले बनने सीखने हैं। ठीक है? तो गोले तो आप भैया खुद सर्कल बना के भी भर सकते हो। ठीक है? तो या क्रैश कोर्स चाहिए या मॉडल पेपर्स चाहिए या आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो हमारी टीम के द्वारा एनरोल करा जाएगी। आपको नंबर मैंने बोल दिया, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और साथ में भैया आपको पता ही है हर संडे फ्री में जो है हर संडे जो है फ्री में वेदा अकेडमी की तरफ से दोपहर के 2 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया जाता है। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कैसे करेंगे भैया? पहले तो ये आप इसको स्कैन करिए, स्कैन करने के बाद हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा यानी कि आप जब सब कुछ कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, अपना नाम पता सब कुछ डाल देंगे, तो इस तरीके से आपके मोबाइल में खुलेगा, वहाँ लिखा होगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ठीक है? उसके नीचे एक ब्लैक बटन होगा दैट इज़ एनरोल नाउ क्या? एनरोल नाउ इस पर दबाएँगे, एनरोल हो जाएँगे। एनरोल होने के बाद फिर आपको इंतज़ार करना है भैया 2 बजे तक का। किसका? 2 बजे। 2 बजे पेपर चालू होगा। पेपर चालू होकर बढ़िया से पेपर देना शुरू करिए, अटेम्प्ट करिए, मस्त होकर बिल्कुल जिसे कहते हैं चिल दिमाग के साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपके यहाँ रिफ्रेश हो जाएँगे। पेपर दिए, पेपर देने के बाद आप देखेंगे कि भैया अगर आपने बहुत बेहतर दिया होगा तो आपकी रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से शो होगी, ठीक है? और जिसकी भी रैंक सबसे मज़ेदार की बात ये है जिसकी रैंक 1, 2 या 3 आएगी यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएगा उसको वेदा अकेडमी की तरफ से मॉडल पेपर का सेट मिलता है ओएमआर के साथ, ठीक है? चलिए और साथ में जो गेस्ट पेपर आप देख रहे हैं ये आप एप्लीकेशन पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए पढ़िए, इंग्लिश का पढ़िए, बताइए क्या कहना चाह रहा है? इसको पढ़िए। पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग जल्दी से, मैं साइड हो गया हूँ। पढ़िए। पढ़िए भाई जल्दी पढ़िए। 1 मिनट का और समय है आप लोगों के पास।
पढ़ लिया? बोलिए, पढ़ लिया भाई? चलिए, आइए बताइए व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का मेन आइडिया क्या था? वो था भैया एजुकेशन शेप्स पर्सनैलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज़, ठीक है? बताइए अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट टू पैसेज के हिसाब से एजुकेशन किस चीज़ में मदद करता है भाई बच्चों की? किस चीज़ में मदद करेगा बताइए, आप ही बताइए? किस चीज़ में मदद करेगा? आप कहेंगे भैया बदलाव को अडैप्ट करने में, अडैप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में ढलना। जैसे अगर आज आप लोग ज़मीन पर रह रहे हैं यानी जब जब प्लेन एरियाज़ पे रह रहे हैं और आपको मान लो भैया नवोदय विद्यालय मिल जाए पहाड़ी इलाके का, जहाँ बर्फ रहती हो खूब बढ़िया और आपकी मजबूरी है वहाँ रहना, तो आप अपने आप को वहाँ ढालेंगे। ढालने का मतलब होता है कि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे दैट वी कॉल्ड एज़ अडैप्ट। दैट इज़ अ इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी का ये शब्द है अडैप्ट जिसका मतलब होता है अपने आप को ढालना। ठीक है? ओके, क्लियर है? चलिए आइए बताइए व्हिच क्वालिटी इज़ नॉट मेंशन्ड एज़ डेवलप्ड बाय एजुकेशन? बताइए कौन-सी जो क्वालिटी है बताई गई कि भैया एजुकेशन डेवलप नहीं करता है? बताइए। कौन सी क्वालिटी है बताइए? क्या एजुकेशन डिसिप्लिन डेवलप करता है? आप कहेंगे बिल्कुल करता है। मॉरल वैल्यू यानी जो नैतिक वैल्यू है आपकी कि भैया सबकी इज्जत करनी चाहिए, है ना? अपने बड़ों से जो आपकी जैसे कॉपी किताब जो होती है स्कूल की उसके पीछे भी लिखी होती है मॉरल वैल्यूज़, तो वो डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग ये तो सबसे ज़रूरी है कि जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, आपको सोचने में बड़ा एक होता है कि बड़ा आनंद आना यार कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन करा जा सकता है, ये करा जा सकता है। दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या फिजिकल स्ट्रेंथ एजुकेशन डेवलप करता है? क्या ऐसा है कि आप किताबें लेके ऐसे बाइसेप्स कर रहे हैं? ऐसे करते हैं, ये किताबें लेके जिम-विम जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ यूँ कर रहे हैं, किताबों से ऐसे-ऐसे करके, ये सब तो नहीं करते होंगे। तो यानी कि भैया एजुकेशन जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में मदद नहीं करता है, ठीक है? बताइए एजुकेशन एनकरेजेस स्टूडेंट टू एजुकेशन जो है स्टूडेंट को एनकरेज करता है, किस चीज़ में एनकरेज करता है भाई बताइए? किस चीज़ में करता है? तो आप क्या कहेंगे भैया रिस्पेक्ट डिफरेंट व्यूज़ यानी कि जो लोगों की अलग-अलग राय है, उनकी इज़्ज़त करने के लिए बताता है। ठीक है? बताइए 20वां एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज़ मोर दैन बताइए एजुकेशन को किससे ऊपर माना गया है? बताइए एजुकेशन को किससे ऊपर माना गया है? क्या एजुकेशन का मतलब केवल नॉलेज होता है अगर आपको ज्ञान है तो क्या आपने एजुकेशन प्राप्त कर लिया? बताइए? बताइए ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ज्ञान है तो एजुकेशन है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, यानी कि डिसिप्लिन्ड आदमी है तो यानी भैया एजुकेशन भी है। बिल्कुल। क्या स्कोरिंग मार्क्स? क्या भैया केवल एजुकेशन का मतलब मार्क्स ही स्कोर करना है? ये बात तो बिल्कुल गलत है ना? तो यानी एजुकेशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ मोर दैन स्कोरिंग मार्क्स यानी एजुकेशन को मार्क्स से भी ऊपर माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आज आप टॉपर हैं, आपके 100 में से 100 नंबर आते हो स्कूल में, लेकिन अगर आप अपने घर वालों से बदतमीज़ी से बात करेंगे, तो वो आपका एजुकेशन वेस्ट है। वो वेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। समझे? जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि अभी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर जिससे पढ़े हैं, उसी को ही मास्टर को गाली बक देते हैं। तो ये गलत चीज़ है। आप देखो वो तुम्हारी मदद करेगा हर चीज़ कराने में, तुम्हें स्कोर दिलाने में, लेकिन आप that is not the moral values which you are learning. Okay? So this is the important fact that how education plays an important role in your life. And being a human, you should follow the education properly. That's why it will help you to change the world. वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो वो बदलाव केवल और केवल आपके ज्ञान से हो सकता है, आपकी नॉलेज से हो सकता है। ठीक है? ओके, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वाइटल बताइए, वाइटल का सिनोनिम बताइए। वाइटल क्या होता है बताइए? जल्दी बोलिए भाई वाइटल का सिनोनिम। बोलिए, क्या होगा? आप कहेंगे भैया वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी होना यानी कि एसेंशियल होना। बोलिए चूज़ द करेक्ट एंटोनिम यानी कि उल्टा, कॉन्फिडेंटली का उल्टा बताइए। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है बड़ा ही भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर उसका उल्टा क्या होगा बताओ? उसका उल्टा क्या होगा? डाउटफुल। क्या होगा भैया? डाउटफुल होगा। ठीक है? चलिए 23 बताइए भाई। आइडेंटिफाई द पार्ट स्पीच विद वर्ड अडैप्ट। देखिए, जो शब्द अडैप्ट है बताइए इसमें कौन-सी जो है भैया पार्ट ऑफ स्पीच है यानी कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है? बताइए जल्दी बताइए। क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? आप कहेंगे भैया अडैप्ट जो है एक वर्ब है, यानी कि अपने आप को ढालना। आपको पता है ना वर्ब यानी जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या होती है वर्ब? कि भैया खेलना, कूदना, उठना, नाचना, गाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है, जहाँ पर एक एक्शन होता है हमारी बॉडी के। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो यहाँ जो शब्द है टीचिंग, ये एक वर्ब है। समझ आई बात? क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे स्लैप करती है, गाल पर चाटा मारती है, दैट इज़ आल्सो अ वर्ब। स्लैप इज़ आल्सो अ वर्ब क्योंकि इसमें हाथ चल रहा है। ऐसे करके यूँ आता है ना गाल पर, ऐसे टक देने की गाल पर छपता है। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ हो रही है दैट इज़ वर्ब। जैसे अडैप्ट मैंने आपको बताया था, अडैप्ट का मतलब क्या होता है? अपने आपको किसी चीज़ में ढालना, उस एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना। समझे? अगर मान लो आप मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया अडॉप्शन का मतलब मान लो चलो इसको ऐसे कंसीडर करो कि आप अभी बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। अभी आप बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। मान लो आपका कहीं जीवन में कुछ और हो जाता है, कहीं और आपको जाना पड़े। वहाँ ऐसे लोग हैं कि वहाँ प जो है क्या कहते हैं कि पूरे दिन आपस में एक-दूसरे को उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो आप भी क्या है उसी एनवायरनमेंट में डल जाएँगे। आप भी पूरे दिन उल्टा-सीधा ही बोलेंगे एक-दूसरे को। तो दैट इज़ अडैप्ट यानी कि आप कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि वर्ब है।
ठीक है, बताइए। 24 बताइए, करेक्ट सिनोनिम ऑफ डाइवर्स। बताइए, सिनोनिम ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत वैरायटी। जैसे कि आपका जो स्कूल होता है वो डाइवर्स होता है। डाइवर्स किसका? कल्चर का। यानी कि आपके स्कूल में अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, कोई राजस्थान का है, कोई एमपी का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई केरला, कोई साउथ। तो हर जगह के बच्चे। डाइवर्स का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग चीजों को होना। तो बताइए क्या मतलब होगा डाइवर्स का? बोलिए क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया डिफरेंट होना। क्या होना? डिफरेंट होना, यही क्या इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पर आइए। बताइए आइडेंटिफाई द टेंस। बताइए कौन सा टेंस है? शी हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। अरे भाई हैज दिख रहा है भाई मुझे तो साफ साफ। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से हैज कौन सा होता है? बताइए कौन सा टेंस होता है हैज में भाई? बोलिए कौन सा टेंस होता है? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। हैज बताओ कौन सा टेंस होगा हैज में? जल्दी बोलो। आप क्या कहेंगे भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है भाई। मैंने कहा हाँ भाई, तो बस खत्म कहानी। चलिए 26 बताइए, स्टूडेंट शुड डैश द स्कूल रूल्स। बताइए स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए? स्कूल रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आप कहेंगे भैया स्टूडेंट शुड फॉलो द स्कूल रूल्स। ठीक है, चलिए अगला बताइए, वन हु फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, जो बड़े ही नियम कानूनों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सोचो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? डिसिप्लिन्ड आदमी है भाई। कहते हैं ना बड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी है, यानी कि चीजों को बड़े ही तरीके से उनको जो है फॉलो करता है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश एब्सेंट। बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या कहना चाहता है। बताइए नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। बताइए क्या आंसर होगा? बोलिए ना ही बालक ना ही स्टूडेंट, ना ही बालक ना ही स्टूडेंट क्या थे बताओ? वॉज अब्सेंट, वर अब्सेंट, इज अब्सेंट या हैज अब्सेंट? बोलिए नाइदर स्टूडेंट नॉर द स्टूडेंट, नाइदर द स्टूडेंट, सॉरी नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। बताइए क्या आने वाला है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए भाई क्या आएगा? बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या आने वाला है? क्या आएगा बच्चे? जल्दी बताओ मुझे क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? बोलिए बोलिए क्या आएगा? बोलिए आप कहेंगे भैया वर। क्या आएगा भैया? वर। क्यों? कभी भी जब कोई सेंटेंस में नाइदर आ जाए, नॉर आ जाए, तो भैया जो वर्ब लगाई जाती है वो भैया नॉर के आगे जो लिखा हुआ है वो कौन है? स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट सिंगुलर होता है? नहीं, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। हैं? तो आप क्या कहेंगे भैया? वर। क्या आएगा भैया? फिर इसके हिसाब से वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल ही चाहिए। ठीक है, बताइए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताइए इसकी क्या होगी? द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं कि भैया जो टेंस है प्रेज्ड, प्रेज यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? प्रेज 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 यानी कि भैया पास्ट में ऑलरेडी। तो भैया जो इसका ये तो एक्टिव वॉइस है, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी पास्ट का होगा। वो भी क्या होगा? पास्ट का होगा। अभी कैसा पास्ट है एक बात ये तो बताओ मुझे, ये कैसा पास्ट है? अगर आप देखोगे द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल। यानी कि आप क्या कहोगे भैया तो सिंपल पास्ट है ना? सिंपल पास्ट है। और आपको पता है जब एक्टिव वॉइस में अगर कोई चीज सिंपल पास्ट में है और उसको जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे, पीवी में बदलोगे, तो वो किस में चली जाती है? बोलो क्या आएगा उसके साथ? क्या आएगा भैया? वॉज या वर आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि एक तरीके से सिंपल पास्ट से पास्ट कॉन्टिन्यू, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, क्या बोल रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चली जाएगी। बस क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जबकि आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में मेरे लाल मेरे रसगुल्ले कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। लेकिन जब वॉइस चेंज करी जाती है, एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, तो भैया सिंपल पास्ट किस में जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में, इसको मैं पीसी लिख दूं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल तो पता ही है वैसे। देखो क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ये पता है आपको, वी1 के साथ आईएनजी। लेकिन होता क्या है, ये वॉइस है, ये वॉइस है तो इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो कहां पर है बताओ? वॉज ढूंढो, वॉज ढूंढो कहाँ पर है? इज है हटाओ, इज हैज है हटाओ। अब देखो इसको, देखो वॉज वॉज दोनों में है। लेकिन फर्क क्या है? देखो द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। टीचर ने किसको प्रेज करा? स्टूडेंट को। यानी भैया टीचर तो यहाँ सब्जेक्ट था, प्रेज भैया यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है, स्टूडेंट क्या भैया? ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो होता क्या है? पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। यही होता है, पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या आती है? सब्जेक्ट। तो आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है? द टीचर। यहाँ क्या है? द स्टूडेंट। तो ये भी गलत है, यानी द स्टूडेंट वॉज प्रेज बाय द टीचर। बोलिए क्लियर अपनी बात? चलिए बताइए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताइए। ही सेड आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुडे। उसने कहा मैं अपना कार्य जो है आज करूंगा। बताइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसकी स्पीच बताइए। बताइए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, उसे इनडायरेक्ट में बदलना है। आपको पता है? पहले ये बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता? बोलिए क्या आपको पता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? बोलिए बोलिए जल्दी बताइए क्या होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच? देखिए अगर मैं कहूँ कि मान लो एक मैं यहाँ से ये मान लो एक लड़का है छोटा सा, ये छोटा सा लड़का है, ठीक है, मेरे साथ खड़ा है। मैं इससे कह रहा हूँ अबे भाई तू पागल है क्या? अबे भाई तू पागल है क्या? मैंने इसको कहा, मैंने इससे बात डायरेक्ट कही। अभी घर जाएगा, अभी अपने घर जाएगा ऐसे टुक 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 टुक। ये इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी है, ये इसकी मम्मी है। अब इन दोनों की बात होगी। मैं तो हट गया हूँ भाई, मैं हट चुका हूँ। अब इन दोनों की बात होगी। अभी घर जाके अपनी, ये इसकी मम्मी है ठीक, अभी घर जाएगा अपनी मम्मी से कहेगा मम्मी आपको पता है उमेश भैया ना, मम्मी आपको पता है उमेश भैया कह रहे थे
मम्मी उमेश भैया कह रहे थे क्या कि तू पागल है, कि तू पागल है। तो अब जो देखो पहले जब इसकी और मेरे बीच में बात हुई तो ये डायरेक्ट स्पीच थी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन, ही वाज द सेकंड पर्सन एंड हिज मदर वाज द थर्ड पर्सन। जब केवल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच बात होती है दैट इज डायरेक्ट स्पीच, लेकिन अब ये सेकंड पर्सन जा रहा है किसी और तीसरे व्यक्ति से कह रहा है दैट इज इनडायरेक्ट। आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे कैसे? आपने अपने दोस्त से किसी से चुगली करी, अबे तुझे पता है वो जो लड़की है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। अब आपका दोस्त गया उस लड़की के पास ही चले गया, उससे कह रहा है अरे भाई तुझे पता है वो जो लड़का है ना वो ऐसे कह रहा था कि तू बहुत गंदी है। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो सेम कहानी यहाँ पर है। देखिए क्या कह रहा है, ही सेड, कोई लड़का था, ही उसने कहा, इनडायरेक्ट में बदलना है ना। वो कह रहा है ही सेड, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, कह रहा है उसने कहा आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुडे। उसने कहा कि मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। मान लो तुम और मैं खड़े हैं, मान लो तुम और मैं ही खड़े हैं, समझो। मैंने तुमसे कहा भाई मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा, मैं अपना होमवर्क जो है खुद कंप्लीट कर लूंगा। अब तुम गए किसी और के पास, तुमने पता है क्या बोला वहां जाके? अरे तुझे पता है उमेश भैया कह रहे थे कि वो तो अपना काम खुद कर सकते हैं, वो तो अपना होमवर्क खुद कर सकते हैं। तब तुम कैसे जाके बोलोगे, कैसे बोलोगे ही सेड दैट, यानी वो कह रहा था, है ना? अब देखो कहां कहां पर है, ही सेड दैट। अब देखो यहाँ क्या, ही सेज, भैया हटा दे इसे, तो हटा दे, ही सेड दैट, इतना तो सही है, ही सेड दैट। अब देखो आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुडे, तो क्या होगा ये बताओ? तुम कहोगे भैया आई चेंज होगा ही, क्योंकि तुम ये कहोगे ना उमेश भैया कह रहे थे, उमेश भैया। यहां तो मैंने तुमसे कहा ना आई विल कंप्लीट माय वर्क टुडे भाई। अब तुम वहां जाकर किसी और से बोलोगे, तीसरे व्यक्ति से, तो उमेश भैया कह रहे थे, या ये कहोगे वो आदमी कह रहा था, वो आदमी अगर तुम मेरा नाम नहीं बताया वो आदमी कह रहा था, तो आई की जगह क्या यूज करोगे? ही यूज करोगे। अब देखो, अब चेक करो, ही सेड दैट, भैया यहाँ भी ही है, भैया यहाँ आई है, तो इसको भी हटा दो, केवल एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन बचे, ही है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, विल है, क्या है भैया सेंटेंस में विल है, तो आपको पता है जब आप किसी और से जाके कहोगे तो ये विल जो है उस टाइम पे पास्ट हो जाएगा। वो कह रहा था कि मैं अपना होमवर्क खुद कर सकता हूँ, कह रहा था, तो यानी भैया विल जो है वुड में हो जाएगा, यानी कि ही सेड दैट ही वुड कंप्लीट द होमवर्क। अब देखिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है भैया, टुडे जो है यहाँ पर किसमें बदल जाता है, दैट डे में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, दैट डे। क्लियर है? तो यानी कि भैया खत्म कहानी, ही सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क दैट डे। बोलिए क्लियर इतनी बातें पता ही क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और ये आप लोगों के सारे क्रैश कोर्स हैं 2499 रुपीज़ में, 2499 रुपीज़ में। अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स में एनरोल होना चाहता है, तो भैया आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। किसी का भी कोई भी सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत समय है, बहुत लंबा समय है, ठीक है? 1 डेढ़ महीने का समय है, आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। साथ में क्या है भैया, किट फ्री है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीमियम नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, एएमटी। अगर कोई बच्चा इस कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ये मैंने आपको पहले भी नंबर दिया था थोड़ी देर पहले, 9810337915, या दूसरा नंबर आप देख सकते हैं 9205444862। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराएगी। चाहे आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जाना हो, चाहे आपको या क्रैश कोर्स लेना हो, चाहे आपको किताब लेनी हो जो मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ भी लेना हो आपको सब कुछ चीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है? और ये बेहतरीन टीचर है। इस कोर्स की देखिए ऑलरेडी शुरुआत 17 नवंबर को हो चुकी है, 17 नवंबर को हो चुकी है, और भैया आज तारीख है हमारी कितनी, 21 तारीख, 21 तारीख है। तो प्लीज 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 आप समझ सकते हैं कि कोर्स ऑलरेडी चल चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। बट ये ना सोचिएगा कि मेरा कुछ रह गया, कि ये कोर्स तो 1 महीने चल रहा है। भाई आपको सब मिलेगा इसमें। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। दीज आर माय वर्ड्स, दीज आर माय वर्ड्स। ओके, ठीक है? और साथ में ज़रूरी चीज़ क्या है भैया, इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होने वाला है, यानी कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, दोनों तरीके के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सारी चीज़ें होगी। ठीक है? फ्री में मैंने आपको बता ही दिया कि भैया दोपहर को 2 बजे, यानी कि भैया 28 दिसंबर को अब आपको बैठना है। आज का तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा भाई, संडे का, है ना? और कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई स्कोर कितना है आप लोगों का, ठीक है? आइए चलिए मैथ्स के सेक्शन की ओर चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बोलिए क्या आएगा? कह रहे थे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओहो हो! कह रहा बताओ 1296 को किससे डिवाइड करें, ताकि आंसर क्या मिल जाए? परफेक्ट क्यूब मिल जाए। आइए मैंने आपको बताया भैया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फैक्टर करिए। जब भी कहे क्या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करिए। 2 छीन बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 गए 1, 2 अट्ठे 16। क्लियर इतनी बात? अब देखिए 2 से काटिए फिर से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटिए भैया 16 और ये हो गया 2, फिर 2 से काटिए 2 अट्ठे 16 और 1। अगर आप इसको देखें तो ये कितना बन जाएगा बताओ? 9 की पावर 2 होता है 81। अब दिमाग से थोड़ा सोचिए, 9 की पावर 2 81 होती है, लेकिन 9 को आप प्राइम में बदलो क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा 3 की पावर 4, यानी कि भैया 3 की पावर 4 से ये एक बार में कट जाएगा। क्लियर? यानी कि आप क्या लिख सकते हैं भैया, 1296 इक्वल्स टू 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, तो यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख दो। और भैया 3 की पावर यहाँ पर क्या है 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर है। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी?
अब देखिए होता क्या है, परफेक्ट क्यूब है, मैंने आपको बताया परफेक्ट क्यूब में क्या है, तीन संख्या का ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है? ट्रिपलेट। परफेक्ट क्यूब में ट्रिपलेट देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में दो संख्या का जोड़ा यानी कि पेयर देखा जाता है। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो देखिए यहाँ तीन संख्याओं का क्या है भैया, ये देखिए 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, है ना? यही होता है। तो देखो ये तीन संख्या वो भी सेम है, इनका ट्रिपलेट है। ऐसे 3 की पावर 3 का भी भैया क्या है? ट्रिपलेट है। अब बची हुई कौन है अधूरी? आप कहोगे भैया 2 गायब है और 3 बची हुई है। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं और 3 से डिवाइड करूं, सोचो, जो डिवाइड कर दूं 2 से 3 से, तो यानी आप कहोगे 2 से 2 कट गया, 3 से 3, यानी भैया मुझे किससे डिवाइड करना होगा? 2 गुणा 3 यानी कि 6 से डिवाइड करना होगा। बोलिए क्लियर इतनी बातें? बताइए क्लियर है? बोलिए, बोलिए भाई क्लियर है? बताइए। कटिंग वटिंग अच्छी लग रही है मेरी? मस्त करा के आया हूं ना? हाँ? मस्त है ना? बताओ। चलिए आइए नेक्स्ट पर आते हैं, देखिए क्या करा है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा भैया 72% बच्चे 25 में से अच्छे हैं मैथ में, तो कह रहा कितने अच्छे नहीं होंगे ये बताना है, कितने अच्छे नहीं है। देखो भाई 25 बालक है, 25 बालक है, 72% जो है, 72% जो है वेरी गुड है, तो बचे हुए कितने हैं? आप कहोगे भैया 28% बचे, 28% बचे। ये क्या है? नॉट गुड। क्या है? नॉट गुड। तो आपको यही निकालना है, यानी कि भैया 28% निकालना है किसका? 25 का। क्लियर है? 28 बटा 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, 25 चौक 100 और बेटा 4 7 28, यानी कि भैया 7 बालक है। कितने हैं जी? 7 बालक हैं जो बेकार है मैथ में। हाँ? लेकिन वो हमसे ना पढ़ते ना, इसलिए बेकार हो रखे हैं वो। अगर वो हमसे पढ़ रहे होते तो अच्छे होते आज के समय में। आइए नेक्स्ट सही देखिए क्या कह रहा है। डेटा कलेक्टेड इन सर्वे शो दैट 40% ऑफ द बायर, कह रहा है एक डेटा कलेक्ट करेगा एक सर्वे में, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो 40% बायर है आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। कह रहा है 40% ऐसे लोग हैं जो कोई एक टूथपेस्ट के ब्रांड को क्या है खरीदने में बड़ा ही इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा था सेंट्रल एंगल, तो कह रहा बताइए जो सेंट्रल एंगल होगा इन डिग्री, किसमें पूछ रहा है? डिग्री में, ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया कुछ लोग हैं भैया 40% लोग हैं, 40% लोग हैं जो क्या है भैया किसी टूथपेस्ट के ब्रांड में, टूथपेस्ट होता है ना, जानते हो टूथपेस्ट के ब्रांड, यानी कि भैया जो आप जो करते हो क्लोजअप व्लोजअप करते होंगे ना, पतंजलि पतंजलि, कोई कोई भैया नीम की टहनी से ऐसी दांत रगड़ देता होगा, सबसे देसी बंदे तो वही होते हैं, है ना? तो कह रहा है कि ऐसे 40% लोग हैं जो टूथपेस्ट के ब्रांड को पसंद करते हैं। कह रहा है लेकिन आप इसको पाई चार्ट में दिखाओ, किसमें? एंगल डिग्री में होना चाहिए। अब देखिए कैसे बदलते हैं, सुनिए कहानी क्या है, परसेंटेज में, किसमें है? परसेंटेज में। परसेंटेज से क्या बनाना है एक बात बताओ, देखो बड़े ध्यान समझो। परसेंटेज में दे रखा है, इससे क्या बनानी है भैया? डिग्री में आंसर देना है। किसमें देना है? डिग्री में, यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे आना चाहिए। अब देखिए कैसे बदलेंगे, सुनिए देखिए 40% है तो पहले आप इसको लिख दो 40, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो कितना आएगा? 100, ये आएगा। अब किसमें बदलना है? डिग्री में। परसेंटेज में बदलते हैं किसी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज में निकालते तो क्या करते हैं? इंटू 100%। अब डिग्री बदलना है तो क्या करोगे? इंटू इंटू बाई 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट सर्कल क्या होता है पाई चार्ट का? 360 डिग्री का। क्लियर? आप सॉल्व कर दो बस, देखो 0 0 0 0, केवल क्या आ गया भाई? 36 डिग्री गुणा 4। ठीक है, तो आप क्या कितना होंगे? 144 डिग्री। आपका सी वाला क्या है? सही उत्तर है। बोलिए क्लियर इतनी बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 15,000। कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी मंथ की सैलरी 15,000 है। ठीक है, कह रहा है सेंट्रल एंगल, कह रहा है जो सेंट्रल एंगल है ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंसिव फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए किसी इंसान की पूरी क्या नाम है, टोटल सैलरी है। टोटल सैलरी में दिखा रखा है कि मान लो भैया कि भैया उसका जो फूड है और एक्सपेंस है उस पर भैया 60 डिग्री वो खर्च करता है। ऐसी मान लो भैया किस पर, मान लो किस स्कूल पर, मान लो स्कूल भी बेचता अपने बच्चों को तो 30 डिग्री खर्च करता है। तो ऐसे ही पूरा पाई चार्ट बना हुआ है, आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए द अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड एंड हाउस, तो कह रहा है बताइए जो फूड एंड हाउस पर वो खर्चा करता है, फूड एंड हाउस पर, यानी कि फूड एंड हाउस पर जो खर्चा करता है वो कितना है? देखिए बड़े ध्यान से समझिए, देखिए टोटल सैलरी कितनी थी उसकी? 15,000। यानी कि भैया जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट सर्कल है, इसका मतलब ही टोटल सैलरी होगा जो भी इसके खर्चे, यानी 360 डिग्री की वैल्यू भैया 15,000। अगर आप 1 डिग्री की निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 1500 अपॉन में 36, 0 0 कट जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 60 डिग्री का मतलब बताओ 60 डिग्री पर कितना खर्चा हुआ है? कहने का मतलब ये है, यानी 1 डिग्री इतना है, तो आप क्या कहेंगे 60 डिग्री का मतलब क्या है भाई? 1500 बटे में 36 गुणा में 60। क्लियर है इतनी बात? बोलिए क्लियर है? देखिए 6 दाम 60, 6 6 जा 36, कोई दिक्कत? फिर 3 से काट दो भैया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया 0 0। फिर 2 से काट दो भैया, 2 पंजे 10, केवल क्या बच गया मेरे लाल? 500, 500 गुणा 5। बोलिए 500 गुणा 5 कितना होता है? आप कहेंगे 25, और यही क्या सही उत्तर है। बोलिए डन?
आइए नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है इसका स्क्वायर रूट बताओ। अरे भाई कुछ भी नहीं है, देखो 121 है भाई, इतना पता चल गया भैया 11 तो आना है। अब देखो सब में 11 है, 11 11 11, लेकिन कितना आएगा ये तो देखना पड़ेगा। 11 के आसपास क्या डेसिमल है। देखो इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है यानी भैया जितनी भी डेसिमल होंगे ना, जितनी भी डेसिमल वैल्यू आएंगी उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करो कितना है 4। अब यहाँ से 4 गिनो, 1 2 3 4, यानी भैया 0.0011, यानी कि भैया सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बोलिए, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। आइए कह रहा बताइए विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108 सो एज टू गेट अ परफेक्ट। कुछ भी नहीं है यार, इसमें बता दोगे, बहुत प्यार से बता दोगे क्या घटाया जाएगा। आइए कह रहा फाइंड द वंस डिजिट। कह रहा वंस डिजिट बताइए कि इसकी क्यूब रूट, इसका देखिए कह रहा अगर आप इसका क्यूब रूट करते हैं 6 8 5 9 का, तो कह रहा बताइए इसका जो आंसर आएगा उसकी जो आखिरी डिजिट होगी ना यहाँ की, मान लो आंसर आ जाता 22, तो आखिरी डिजिट क्या है 22। मान लो आंसर आता है भैया 14, तो आखिरी डिजिट क्या है 4। तो कह रहा है ऐसे जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आखिरी डिजिट क्या है। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ दौड़ाने की जरूरत नहीं है, ना घोड़े दौड़ाने हैं ना दिमाग दौड़ाना है, बड़े ही प्यार से सोच के आप बता सकते हैं। देखिए बट ध्यान समझिए, आप वो संख्या सोचिए 1 से लेकर 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में वो संख्या सोचिए, सारी की सारी संख्या सोचिए और उनका क्यूब करिए जिसके आखिरी में 9 आता हो। सोचो, सोचो, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। यानी आपने क्या देखा भैया, 9 का क्यूब कितना होता है 729। क्लियर है। यानी अगर कोई संख्या 9 से एंड हो रही है और उसका क्या आप क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब भी क्या है 9 से एंड होता है। यानी अगर मैं इसको उल्टा करवाता, क्यूब रूट करवाता 729 का, तो आप क्या कहते क्यूब रूट 729 क्या आएगा भैया 9, यानी कि इसके आखिरी में 9, तो इसके आखिरी में। क्लियर इतनी बात, तो आंसर क्या आएगा 9। बोलिए डन, डन है, डन 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 डन। आइए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, तो भैया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएनवी के बाद भी और जीएनवी के साथ भी। आप साथ हैं, हम साथ हैं, तो बस हम साथ साथ आपके साथ साथ हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, असम अमाउंट टू 4410 आफ्टर 2 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखिए क्या कह रहा है, कुछ पैसा था हमें नहीं पता, पी रुपया था मान लीजिए, पी प्रिंसिपल है। कह रहा प्रिंसिपल जो था भैया 4410 हो गया, यानी कि अमाउंट बन गया, क्या बन गया अमाउंट भैया 5% के रेट से 2 साल में। कह रहा प्रिंसिपल बताओ। अब देखिए आपको मैंने बताया एक ही फॉर्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी, ये होता है। अमाउंट कितना भैया 4410, प्रिंसिपल इनटू रेट क्या है भैया 5, तो यानी 1 प्लस 5 बटे 100, 1 प्लस 5 बटे 100, यानी कि भैया जब आप उसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105 बटे 100, और समय कितना है भाई 2 साल, यानी इसकी होल पावर 2। क्लियर, इसको काटो, ये हो गया 21 बटे में 20, यानी कि भैया 4410 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 21 का स्क्वायर कितना होगा मेरे लाल 441, 20 का स्क्वायर 400। क्लियर, देखो 441 से कट गया बेटा कितनी बार 1 0, यानी भैया 10 बराबर पी अपॉन में 400। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, क्या करा दे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे 10 और 4000 की, तो क्या हो जाएगा भैया 4000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी कि भैया पी की वैल्यू 4000 है। बोले डन, बोले डन है जी डन, बोले डन 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 डन, बोले जल्दी बताइए जी डन है। चले आगे चले, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस 1/x 3 है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू। अरे भाई x माइनस 1/x ये है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। अब कैसे बताओगे इसकी वैल्यू, चलो आओ देखो, आओ देखो कैसे करोगे। आप कहोगे भैया x माइनस 1/x बराबर 3, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर। ठीक है, आप ये कैसे निकालेंगे, आपको पता है जब तक मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं पता होगा तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये वैल्यू आपको पता होगी, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे फिर निकल जाएगा। तो यानी पहले ये निकालते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9, एक्स से एक्स कट गया, तो आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9। अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो 9 प्लस 2 कितना होता है 11, यानी 11। इसकी वैल्यू 11 मिल गई, इसकी वैल्यू 11, इसकी 11, तो तू मेरा 11, तू मेरा 11। आ जा यार, अब देख क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर मेरे लाल 11 के, तो इधर भी स्क्वायर कर दे और इधर भी स्क्वायर कर दे। स्क्वायर है ये, स्क्वायर लहर तवा जा रहा है थोड़ा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab। ये तो जरूर करना है भाई 2ab। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, इसका स्क्वायर देखेंगे, अरे इसका स्क्वायर करना है, एक्स की पावर 2 की पावर 2 4, एक्स की पावर 1/4 2 भैया 1/4, बस ये नहीं लिखते, फिर वो आंसर गलत आता है। क्योंकि बेटा 2ab भी तो लेना है, 2ab को बारात में भेज दोगे, ये तो दूल्हा और दुल्हन हो गई, 2ab कहाँ जाएंगे, बाराती कहाँ जाएंगे, ये तो बताओ। 11 का स्क्वायर कितना होता है बोली 121। क्लियर, देखिए ये कट गया, ये कट गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये तो मुझे निकालना ही है, इसे छेड़खानी मत करेगा, आपको पता ही छेड़खानी करेंगे तो क्या होने वाला है फिर आपके साथ। 121 ये उधर जाकर अब क्या हो जाएगा माइनस 121 माइनस 2 बताइए कितना होता है 119, यही क्या आपका उत्तर है। बोले डन है, बोले डन है, डन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल ऑफ लेंथ d इज गिवन बाय। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भैया स्क्वायर का एरिया बताना है, स्क्वायर का एरिया बताना है। कैसे बताओगे, जब आपको साइड पता हो, यानी साइड इनटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। लेकिन क्या कह रहा है, जो डायगोनल है ना, जो डायगो है वो भैया d है। अब बताइए डायगोनल क्या होता है, आपको पता है, √2 मल्टीप्लाई साइड बराबर डायगोनल। अगर आप साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d बटे में √2। लेकिन हमें क्या निकालना, एरिया। और आपको पता है एरिया क्या होता है जी, साइड मल्टीप्लाई साइड। यानी बड़े भाई d√2 मल्टीप्लाई √2 तू मुझसे क्यों तू रूठू। बताओ, डी मल्टीप्लाई डी कर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डी स्क्वायर हो गया, √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब किसी ने कहा अगर मेरे को √2 और √2 की मल्टीप्लाई नहीं आती, बेटे तेरा बीट रूट बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर का चैप्टर है, उसमें सिखाया है मैंने सब कुछ, कैसे मल्टीप्लाई करनी है। कोई बोलना मत, मेरे से बता रहा हूँ। तो आंसर क्या आ गया, d²/2। क्लियर है, क्लियर है। आइए अगला देखिए, कह रहा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कह रहा सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस कह रहा है। क्या होता है वो आप बताइए, 2πr। कह रहा है ये निकालना है। अच्छा, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग एरिया, कह रहा है एरिया ये है, तो कह रहा है पेरीमीटर बताना है, यानी सरकमफेरेंस बताना है। अब देखिए एरिया दे रखा है भैया, एरिया दे रखा है जी, एरिया क्षेत्रफल दे रखा है भैया, कितना। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, बताओ, आपको होगी πr का स्क्वायर। πr का स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। Any problem, guys? Any problem? No. देखिए 22 7 154, 22 7 154, यानी भैया r square upon 7 equals to 7. Clear? When you will find out r square, it will become 7 into 7 after cross multiply. And now you will find r, that is equals to √7 multiply 7. And you are watching. What you are watching here? What you are watching? You are watching here that it is a square root. It is square root, and when we have to calculate the value out of square root, you can see that there are two same number, and we form pair of these numbers, and these are pair of the number, and one number will come out of this, and it will give single value, that is 7. So bhaiya, so brother, r equals to 7. You have got radius. Now you have to find Parry. Okay, Parry. So Parry is 2 pi r. 2 pi r. 2 into pi. 22/7. And 2 radius. What is the radius? That is 7. You will cancel out 7 to 7. And 2 multiply 22. What you will do? 2 by 22. That is 2 multiply 22. And you will get 44. What you will get? 44 semi. Or 44 centimeter. You can call in English. And 44 semi you can call in Hindi. Okay. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, कह रहा एरिया निकालना है रोम्बस का। अब आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। अरे भाई, यानी कि दोनों डायगोनल पता है तो आराम से एरिया निकाल देंगे। मैंने कहा आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हैविंग पेरीमीटर 80। कह रहा भैया इसको जो पेरी है वो 80 है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पेरीमीटर क्या है, कोई 80 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। एंड वन डायगोनल 24 है, एक डायगोनल यानी d1 की वैल्यू 24 है। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए एरिया निकाला। सुनिए, आपको पता है भैया, ये रोम्बस होता है, इसके दो डायगोनल होते हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो आपको रट जाने चाहिए। देखिए पेरीमीटर कितना है, 80। रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, बराबर। सारी साइड क्या होती है, बराबर। यानी आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू पेरी, यही होगा। 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है बेटा, 80। 80 अगर आप यहाँ से साइड निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया 80/4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। साइड आ गई 20। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब आपको पता है जब रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ तो 90 डिग्री बनाते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। एक पूरा डायगोनल कितना है, 24, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डायगोनल 24 है। 24 का आधा करिए, इतना हो गया भैया 12 सेंटीमीटर। इतना हिस्सा कितना हो गया, 12। अब आपको ये निकालना है, यानी कि आधा डायगोनल मिल जाएगा। तो इधर का भी भैया बराबर हो, दोनों डायगोनल मिल गए। अरे डायगोनल से डायगोनल मिल गए तो बस आपका रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। आइए अब देखिए कैसे निकालेंगे। बात ये है, क्वेश्चन ये निकाला कैसे जाए, सबसे बड़ी चीज है। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी जीवन में बहुत कुछ अधूरा हो जाता है। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें अधूरी हो जाएगी। तो चीजों को ढूंढना, चीजों को निकालना, ये आपका काम है, सुनिए, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस। ये क्या बड़े भाई, बेस है। तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है भैया पाइथागोरस के हिसाब से, एक पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने कहा h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी भैया, 20, यानी 20 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मुझे निकालनी है बड़े भाई, 20 कितना है जी, 12। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 बराबर p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 400 माइनस 144 क्या भैया, 400 माइनस 144 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी बोलिए, कोई दिक्कत हो गया। ठीक है, अब माइनस करिए, 400 माइनस 144 करिए, बोलिए 400 माइनस जी, 400 है जी और माइनस 144 है जी। क्लियर है, कैरी आ गया भैया, 10 में 4 गई 6, 9 में 4 गई 5 और ये हो गया 2। कितना आ गया जी, 256 आ गया। बोलिए यही आएगा। आप क्या कहेंगे भैया, ये आ गया 256 बराबर
पी का स्क्वायर। अगर आप यहाँ से पी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, √256। √256 किसका होता है बोलो, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, यानी कि भैया ये आ गया 16, ये आ गया 16। यानी ये जो पी था, यानी ये जो परपेंडिकुलर था भैया, यानी कि इतना, ये आ गया 16। तो भैया बचा कुछ अभी क्या है 16। यानी अब आपको दोनों डायगोनल मिल गए। पहला तो उसने दे ही रखा था पूरा 24, अब दूसरा कितना हो गया भैया 16 + 16 यानी कि 32। क्या आप एरिया नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे बड़े भाई एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर हाफ D1 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 मल्टीप्लाई D2। क्लियर है? बोले क्लियर है। इससे काट दीजिए, हो गया भैया 12, यानी भैया 12 मल्टीप्लाई 32। बोले 12 मल्टीप्लाई 32 यानी आप कहेंगे भैया 320, और 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इनको जोड़ दीजिए 4 6 2 8, यानी 384। कितना मेरे भाई, 384 सेमी स्क्वायर आपका क्या है, एरिया है। बोले कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, किसी भी मानस को कोई भी दिक्कत परेशानी बताइए हमें। आइए, आइए देखिए क्या कह रहा है, आई परचेज 1 डजन पेंसिल, यानी मैंने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी, 1 दर्जन का मतलब है 12 पेंसिल खरीदी। एट द रेट ऑफ, किस रेट से, 5 पैसा पर पेंसिल। ओहो बड़े ध्यान से समझिए, 5 पैसा पर पेंसिल लिखा, पेंसिल पर, ठीक है। यानी भैया एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल भैया 5 पैसे की थी, 5 पैसे की, ठीक, ठीक है। तो उसने कितनी खरीदी, 12। इतनी बात समझ आई, यानी 12 पेंसिल कितने की पड़ी मेरे लाल, 12 गुना 5 यानी कि 60 पैसे की 12 पेंसिल आ गई। क्लियर है इतनी बात, बोली क्लियर। अब आगे देखिए कह रहा है, फॉर हाउ मच, कह रहा है कितने क्या, शुड आई सेल अ पेंसिल, कह रहा है मैं पेंसिल को बेचूं टू मेक 20% प्रॉफिट। देखिए बड़े ध्यान सुनिए, कह रहा है मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है। कितने का, 20% का। तो कह रहा है बताइए किस रेट से बेचूं पेंसिल को। बड़े ध्यान से देखिए, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यानी कि भैया रेट बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे भैया, अभी जो 12 पेंसिल थी वो 60 की थी, 60 पैसे की थी। अगर आप इस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20 पैसे, सॉरी 20% का, तो आप क्या कहेंगे भैया हो जाएगा 60 गुना 100 बटा 120 पैसे, यही आएगा बोलो, यही आएगा। इसको देखो कट गया भाई, ये कट गया। यानी कि भैया अब जो 12 पेंसिल हो गई, अगर आप 20% प्रॉफिट कमा लेंगे, 12 गुना 6 यानी 72 पैसे की हो गई। कितने की हो गई, 72 पैसे की। यानी अब भैया 12 पेंसिल 72 पैसे की, कितने की, 72 पैसे की। 12 पेंसिल अब 72 पैसे की है, तो एक पेंसिल कितने की पड़ी, एक पेंसिल कितने की पड़ेगी भाई बताओ ना। आप कहोगे भैया 72 पैसे, 72 पैसे डिवाइडेड बाय 12, यही होगा। यानी एक पेंसिल आ गई भैया 12 छिंग 72, यानी कि 6 पैसे की, 6 पैसे की एक पेंसिल जाएगी अगर आप 20% प्रॉफिट कमाएंगे, और यही कैसे ही। बोलिए क्लियर है, बोलो, बोलो मेरे वीर के जवानों, क्लियर है, बताओ क्लियर है जी इतनी बातें। चले आगे चले, बोलिए आगे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड दैट ऑफ अ कॉन ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम हाइट। बड़े ध्यान से कह रहा है रेशियो बताना है, क्या बताना है, रेशियो बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एंड दैट ऑफ अ कॉन ऑन द सेम बेस। देखो बड़े ध्यान से समझो, एक सिलेंडर साहब है, एक कौन है भैया, हमारे सिलेंडर है, कौन है भैया, एक सिलेंडर है। देखिए बड़े ध्यान समझिए, ये सिलेंडर है, कह रहा है, और भैया एक क्या है, कौन है। दोनों का बेस सेम है, यानी कि भैया ऐसे लगे हुए हैं, मान लो ऐसा है, ठीक है। सेम बेस, दोनों का सेम बेस है एंड सेम हाइट। जितनी हाइट इनके पास है, मान लो h हाइट है, उतनी ही हाइट इनके पास है। तुम कहोगे तो छोटा सा लग रहा है, अरे मान लो यार सेम हाइट है, हम इतना बड़ा टाइटू सा बना देंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कौन, बताइए चलिए। वॉल्यूम ऑफ cy मतलब सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ co यानी कौन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत परेशानी, पाई से पाई कट गया जी। अब देखिए रेडियस ये होगा यहाँ का, है ना, यही तो होता है सर्कल का रेडियस। सिलेंडर में क्या है, जो नीचे का बेस का सर्कल है उसी का रेडियस देखा जाता है। अब कौन भी इसी रेडियस पर है, तो भैया रेडियस सेम, तो रेडियस भी कट गए भैया दोनों। अब हाइट क्या है, उसने कहा हाइट भी सेम, तो भैया हाइट भी कट गई। केवल क्या बच गया ये तो बता दो मुझे। आप कहोगे बचा वॉल्यूम ऑफ cy यानी सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ co यानी कौन, इक्वल्स टू 1/1/1/1/3, यही बचा, नीचे 1/3 बचा। बोलिए। अब आप इसको जब भैया उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। आप क्या कहेंगे भैया, ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3/1, यानी कि भैया 3/1 आपका, यानी रेशियो आ गया, यानी कि 3:1 आ गई। बोलिए कोई नो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। बोलिए समझ आई इतनी बातें, बताइए भाई, बोलिए समझ आई इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ जी, तो बताइए जल्दी बताइए, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए आंसर बताइए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी, हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर डबल, द वॉल्यूम ऑफ द कॉन बिकम्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कौन है भैया, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक कौन है, क्या है जी, एक कौन है, कौन, ठीक है। आप मान लीजिए कौन है बड़े भाई, अरे 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 ये क्या बन गया, है ना, ये क्या भैया कौन है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है अभी, और ये क्या भैया इसकी हाइट है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है,
अगर इसकी रेडियस और इसकी हाइट को डबल कर दिया जाए, यानी कि अभी रेडियस r है, जब आप इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, और हाइट को भी डबल करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, यही होगा। अब वो क्या कह रहा है तो बताओ, द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स, तो जो नया कोन बनेगा, अब देखो नई रेडियस है नई हाइट है तो नया कोन बनेगा, कह रहा है उसका वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा, क्या बनेगा। देखो अगर आप पुराना वॉल्यूम ओल्ड निकालो, वॉल्यूम ओल्ड यानी कि कोन का पुराना वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे भैया 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही आएगा। अगर न्यू वॉल्यूम न्यू, अगर न्यू वॉल्यूम निकालोगे तो वो क्या आएगा 1/3 पाई, r कितना है भैया 2r, 2r का होल स्क्वायर इंटू 2h, यही होगा, बोलो यही होगा। क्लियर इतनी बात। अब देखो बड़े ध्यान समझो, ये हो गया भैया 1/3 पाई, 2r का स्क्वायर करोगे कितना हो गया भैया 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई 2h, फिर आगे सॉल्व करोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h का अलग कर लो, 4 2 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। अब एक बात देखो, जो नया वॉल्यूम आ गया ये क्या भैया वॉल्यूम न्यू, मैंने वॉल्यूम न्यू इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू 8। अगर आप ये बात देखो 1/3 पाई r स्क्वायर भैया तो पुराना वॉल्यूम भी था, तो आप क्या कह सकते हो भैया जो वॉल्यूम न्यू है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो वॉल्यूम ओल्ड मल्टीप्लाई 8, यानी कि भैया जो नया वॉल्यूम है, जो भैया नया वॉल्यूम है पुराने वॉल्यूम का 8 गुना है, क्या है पुराने वॉल्यूम का 8 गुना है, तो यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, खत्म कहानी, यही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर आइए। ठीक है, मॉडल पेपर्स 999 में भैया 30 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, 399 में 10 होंगे, 5M9 में 20 मॉडल पेपर होंगे। इन मॉडल पेपर के जो महत्व है जो जरूरी है वो सब यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बोलिए क्लियर थी बात, बताइए चले आगे चलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, हर दोपहर 2 बजे होता है, हर दोपहर 2 बजे, तो आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना जरूर आता है। यहाँ पूरे इंडिया के बालक बैठते हैं, ठीक है, और यहीं से पता चलता है कि कितना बालक जो है पढ़ रहा है, कितना कंपटीशन है, तो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, बताइए क्लियर है इतनी बातें, बोलिए जल्दी बोलिए, क्लियर है इतनी बातें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भाई। ठीक है, चले आइए, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी। अगर आप देखें तो पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव में कभी पावर सॉल्व नहीं हो सकती, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे बनाए भाई, क्वेश्चन ये है पॉजिटिव कैसे बनाए, आप खुद बताओ पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा। अगर भैया नेगेटिव है, क्या है पावर, क्या है नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करो जो अंदर का आपका बेस है, क्या है बेस यहाँ पे 1/2, उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/1, और पावर माइनस की जगह हो जाएगी प्लस। ऐसे इसको कर दो भैया 3/1 की पावर 2, इसको भी कर दो भैया 4/1 की पावर 2। बोलिए क्लियर है। ये हो गया भैया 2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 है कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया भैया 3 का स्क्वायर, ये हो गया भैया 4 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 9 29, यानी कि 29 आपका आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बोले क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर आइए। देख कह रहा है 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर, हाउ मेनी वर्कर विल रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्किंग। ओ हो, कह रहा 15 लड़के हैं 48 घंटे में दीवार बनाए थे, तो कह रहा बताइए कितने वर्कर की जरूरत होगी। मान लो एक्स वर्कर की जरूरत है 30 घंटे में करने के लिए, कितने 30 घंटे में। ठीक है, तो भैया आप कहेंगे 15 दूनी 30, फिर भैया 48 बराबर एक्स गुना 2, फिर आप क्या कह सकते हो भैया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 दैट, यानी भैया 24 बराबर एक्स आ गया, यानी कि भैया 24 लड़के चाहिए होंगे, यानी 24 वर्कर की जरूरत होगी। बोले क्लियर इतनी बातें। हाँ, चलिए देखिए क्या कह रहा है 3 कॉइन आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, कह रहा तीन सिक्के जो है एक साथ उछाले गए। जब तीन सिक्के एक साथ उछलते हैं तो क्या आउटकम आते हैं, बड़े ध्यान सोचिए, बड़े ध्यान सोचिए। पहली चीज क्या आउटकम आएंगे, देखो तीन सिक्के हैं, देखिए तीन सिक्के हैं तो आपको क्या करना है भैया, पहले 4 बार हेड लिखो, 4 बार क्या लिखो हेड, ठीक है 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल। अगर किसी को याद नहीं होता तो ऐसे करिए, 4 बार हेड लिख ले 4 बार टेल। ठीक है, अब 4 का आधा क्या होता है 2, अब 2 बार हेड लिखो, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हो गया 2 बार लिख दिया। अब 2 का आधा क्या होता है 1, अब भैया एक बार हेड एक बार टेल, 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 तो टोटल आउटकम कितने हैं ये बताओ, टोटल आउटकम कितने हैं जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भैया 8 है, यानी भैया जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 8 में से आएगी। अब देखिए उसने क्या बोला, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है एट मोस्ट, क्या लिखा है एट मोस्ट वन हेड, क्या आना चाहिए भैया, क्या आना चाहिए भैया एक हेड आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि भैया या तो 0 हेड आ रहे हो, या तो भैया 0 हेड आ रहे हो, या फिर क्या हो भैया 1 हेड आ रहा हो, बस समझे एटमॉस का मतलब क्या है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या भैया, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, हो सकता है 0 आए या फिर 1 आए, ये मतलब होता है एटमॉस का। एक इसी तरीके शब्द आता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम। ठीक है, तो एटमॉस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, यानी कि 0 भी हो सकता है। अरे अब देखो कहाँ कहाँ पर एक हेड है, यहाँ तो भैया तीनों है हटा दो, यहाँ 2 है हटा दो, यहाँ 2 है हटा दो, देखो यहाँ एक हेड है, तो यानी भैया ये काम का हो गया। अब देखो यहाँ 2 हेड है, इसको भी हटा दो, यहाँ एक हेड है भैया, ये भी काम का है। अब देखो यहाँ भी एक हेड है भैया, ये भी काम का है। अब तुम कहोगे यहाँ तो एक भी हेड है, बेटा 0 तो हेड लिख सकते हैं ना, अगर 0 हेड मतलब टेल टेल टेल, यानी भैया टोटल कितने आउटकम है 1 2 3 4, यानी 8 में से 4 है, 8 में से 4 है जो क्या भैया एटमॉस 1 हेड है। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे 4 इन 4 4 2 8, यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एबीसी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, देखो
ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको पता है इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। ऑफ साइड A, जिसकी साइड क्या है भाई, A है, यानी कि अगर ये साइड A है तो ये भी A है, ये भी A है। कह रहा है इसकी हाइट बताओ, इसकी हाइट बतानी है, ये हाइट। आपको पता है जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कभी भी निकालनी हो तो वो होती है हाइट √3/2 मल्टीप्लाई साइड क्या है भैया, A, यही हाइट होती है। अगर कभी एरिया निकालने के लिए बोले एरिया, तो वो क्या होता है जी, √3/4 मल्टीप्लाई A का स्क्वायर, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, ये एरिया होता है। क्लियर? बोलिए क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 A। ठीक है, आइए अगला क्या कह रहा है जी, अगर अगर इफ A अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बड़े भाई 2 के बराबर है, तो कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा। बड़े ध्यान समझिए, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि भैया सम दो है, इन दोनों का सम a बटे बी प्लस बी बटे ए का सम दो है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया इसकी जो वैल्यू होगी पूरी 1 हुई होगी, और इसकी वैल्यू भैया पूरी 1 हुई होगी, है ना। यानी इसकी वैल्यू भी अगर 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, तभी 1 + 1 2 बैठेगा, यही बैठेगा, बताओ, यही बैठेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ भैया, एक काम करो, अगर a अपॉन बी को 1 लोगे आप, तो कहने का मतलब क्या है भैया, a बराबर b आएगा यहाँ से, देखो पहले वाले पार्ट से। ऐसे ही भैया अगर दूसरे को भी लोगे b अपॉन a बराबर 1, तो यानी भैया b बराबर a आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया b और a की वैल्यू सेम होगी, सेम होगी, सेम होगी, बताओ। तभी तो भैया 1 + 1 2 बनेगा। अगर आप यहाँ a की जगह b रख दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, b बटे b, और यहाँ पर भी a की जगह b रख दोगे, क्या होगा, b बटे b। अब देखो ये कट के कितना हो गया भैया, 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, यानी 1 + 1 भैया यानी कि 2। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि a जो है b के बराबर है। अब उसने क्या निकालने के लिए बोला है आपसे, ये। तो भैया कुछ नहीं है, a की जगह a को या तो b को a रख लो, a को b रख लो, जो आप कहना चाहे। यानी b की जगह a रख सकते हो, तो a क्यूब माइनस a क्यूब क्या होता है, 0, खत्म कहानी। बोलिए क्लियर है? बोलिए, चले आइए। देखिए कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 25 दिन। एक ये है, किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 दिन। बी भी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। आप ही बताइए एलसीएम कितना होगा इनका, टोटल टोटल एलसीएम जो होगा वो इनका क्या होगा, कार्य होगा। बताइए क्या आएगा एलसीएम, टोटल एलसीएम बताइए। यानी 25 और 20 का एलसीएम आपका होगी 100, यानी भैया टोटल कार्य 100 है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन का निकाल लो। 25 दिन में ए 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आपको होगी 4, 25 से डिवाइड कर दो। बी 20 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, आपको होगी 5। अब देखिए क्वेश्चन आगे बढ़िए, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, कह रहे दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन। एक बात बताओ, ए और बी अगर एक दिन मिलकर काम करे, तो ए तो एक दिन में 4 कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो यानी कि भैया ए प्लस बी एक दिन में कितना कर देंगे, 4 + 5, यानी कि भैया 4 + 5 यानी कि भैया 9 काम कर देंगे, 9 काम होता है। लेकिन ये कितने दिन काम करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 5 दिन। एक दिन में 9 काम होता है, तो 5 दिन में कितना होगा, आप कहोगे 9 × 5 = 45, यानी भैया 45 काम इन दोनों ने मिलकर कर दिया। किसने, ए प्लस बी ने, ए प्लस बी ने मिलकर 45 काम कर दिया। ठीक है, बड़े ध्यान सुनिए। अगर ए लीव्स, अब ए भग गया, ए हट गया, अब केवल कौन बचा है भाई, बी बचा है, बी बचा है। तो कह रहा बताइए, इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो कह रहा है जो बचा हुआ कार्य है वो बी कितने दिन में करेगा। एक बात बताओ भैया, टोटल कार्य 100 था, 100 में से 45 हो गया, बचा कितना, आप कहोगे भैया 55 बचा। मैंने कहा हाँ भाई, तो भैया जो बी टाइम लेगा वो क्या लेगा, 55 कार्य है, और बी एक दिन में कितना करता है बच्चे, 5 करता है, तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि भैया 11, यानी कि 11 दिन जो है बी हमारा लेने वाला है। बोले क्लियर है, बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज अ मल्टीपल। देखिए कह रहा है कोई भी 2 डिजिट की संख्या ले लो, बताओ क्या लूं, 62 ले लूं। कह रहा है और इसको रिवर्स करोगे, यानी कि इसको उल्टा करोगे, क्या आएगा 26। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो और बताओ वो किसका मल्टीपल। देखिए 12 में 6 गए 6, 5 में 2 गए 3, ये क्या है भैया 36। ये किसका मल्टीपल है, ऑप्शन बताओ। क्या ये 11 का मल्टीपल आप कहोगे 9, 9 का मल्टीपल आप कहोगे हाँ 9 4 7 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, तो केवल एक ही ऑप्शन है बी। ऐसे आप कोई और भी संख्या सोच सकते हैं, वहां हमेशा मल्टीपल भैया 9 का ही आएगा। ठीक है, आइए। कह रहा है इन ट्राइंगल, कह रहा है ट्राइंगल में इफ 2 ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कह रहा है अगर 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कह रहा है मेजर बताइए तीसरे एंगल का क्या होगा, बताइए। देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल क्या होना चाहिए, बताइए। सोचिए, सोचिए, सोचिए। अगर 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, देखिए आप कोई ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए। 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं आप ही बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, आप कहोगे भैया जैसे यहाँ 3 एंगल है ना, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3, यानी भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 होगा। कह रहा है अगर 2 एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम मिलाकर 90 है, यानी मान लो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या है भैया, 90 है। 90 है, तो एंगल 3 किसके बराबर, ये आएगा 180। अगर आप एंगल 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस 90, यानी कि भैया 90, यानी एंगल तीसरा जो होगा वो भी क्या होगा, 90 होगा। क्लियर, चले आए। चलिए देखिए कह रहा है इफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल जो है किसी ट्राइंगल का 60 है। आप एक्सटीरियर एंगल बनाए कहां पर, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। कह रहा है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एंड देयर इंटीरियर अपोजिट एंगल, कह रहा है जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, कौन कौन सी की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले की और इस वाले की। ये वाला नहीं होगा, कभी भी ये इंटीरियर नहीं होता इसके, ये इसके इंटीरियर तो है लेकिन अपोजिट नहीं है, अपोजिट ये वाले हैं।
कह रहा है ये रेशियो में 1:3 यानी कि इसको आप 1x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, यानी भैया 1x है, ये क्या है 3x। तो कह रहा बताइए ट्राइंगल के सारे एंगल क्या है। देखिए आपको एक बात पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम है, जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि जो 60 डिग्री है, वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि भैया 1x प्लस 3x के बराबर, यानी 60 डिग्री बराबर 4x। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो कितना हो गया 15 चौक 60, यानी भैया x की वैल्यू 15 डिग्री, यानी भैया ये एंगल आ गया 15 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो 1 इंटू एक्स बनेगा। 5 सॉरी 15 इंटू 3 करोगे कितना आएगा बेटा 45, ये आ गया 45, ये आ गया 45। क्लियर है। अब देखो ये तो ऑलरेडी 60 है, ये तो 60 है, तो ये वाला जो बचा कुछ एंगल होगा 180 माइनस 60 होगा, वो कितना होगा 120। तो यानी भैया एंगल आ गया 45 15 और 120। देखिए 45 15 110 हटाओ, ये भी हटाओ, 45 15 120, सी वाला सही है, सी वाला सही है। क्लियर। आइए आगे बढ़िए। कह रहा है पाई चार्ट को देखिए और बताइए द शेयर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है फूड और फ्यूल, फूड तो ये रहा जी, फ्यूल ये रहा। कह रहा है इनके जो है भैया सेंट्रल एंगल बताओ। देखो ये किसमें है परसेंटेज में, फूड का निकालते आओ। क्या है भैया 61 डिग्री है, तो पहले 61 परसेंटेज, सॉरी इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाओ, किससे बदलना है डिग्री में, तो क्या करिए इंटू 360 डिग्री, ये हो गया जी। इसकी मल्टीप्लाई कर दिए 61 गुणा 36 करिए, 6 कम 6 6 6 36, 3 एकम 3 3 6 18, 6 6 और 3 9, 8 और 3 11, 1 और 1 2, यानी 2196। कितना आ गया भैया, ये आ गया 2196 डिग्री अपॉन में 10, जब आप डिवाइड करोगे कितना हो गया 219.6 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी भैया एक एंगल तो ये रहा, बस यही ऑप्शन मिल गया। यानी जो दूसरा एंगल होगा पक्की बात है भैया 18 डिग्री होगा, किसका फ्यूल का, क्योंकि मैंने एक तो निकाल लिया था, दूसरा यही होने वाला है। ठीक है, आप फ्यूल का निकाल कर देखिएगा 5% से आ जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स मैंने आपको बता ही दिया 2499 रुपीज में क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ओके, और हर दोपहर 2 बजे, ठीक है, ये आपको करना ही है। चलिए अगर इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 8, कह रहे जो डेटा दिया गया है इन सबका मीन 8 है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। आपको पता है जो मीन होता है, जो मीन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी संख्या आपको दी गई है उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये यही होता है मीन। अब देखिए मीन आपको क्वेश्चन ने दिया है, मीन जो है फॉलोइंग डेटा का वो 8 है, यानी मीन की वैल्यू 8 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इन सबका सम, इन सबका सम करिए, 4 और 2 6, बोलिए 4 और 2 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 प्लस एक्स, यानी कि भैया ये आ गया 25 प्लस एक्स। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है भाई 6, 3 3 हाँ 6। ठीक है, तो यानी कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो गया भैया 6 इंटू 8 48, 48 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स। अगर आप एक्स निकालेंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 25 बराबर एक्स, 8 में 5 गए 3, 4 में 2 गए 2, यानी भैया एक्स की वैल्यू 23 आ गई। खत्म कहानी, यानी कि भैया जो एक्स है वो यहाँ पर क्या होगा 23 होगा। बोलिए क्लियर है भाई, बोलिए जल्दी बताइए क्या क्लियर है, बोलिए क्या क्लियर है बताइए। चले आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट दिस। अरे भाई -7/3 में क्या ऐड करें ताकि 3/7 मिल जाए, एक्स निकालना है। वो कितना हो गया जी 3/7, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया 7/3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 और 3 का एलसीएम लो कितना आ गया 21, 7 के टेल में 21 कितनी बार 3 बार, तो 3 3 9, 3 के टेल में 21 कितनी बार 7 बार, 7 7 49, 49 और 9 कितना हो गया बेटा 58/21, ये आपका आंसर है। ठीक है, 58/21 यानी 20 द करेक्ट बी 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 बी। ठीक है, बोले क्लियर है। आइए देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। कह रहा है दो होल नंबर है, एक ए है और एक बी है। कह रहा है भैया इनका जो डिफरेंस है वो 66 है। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:2। कह रहा है इनका जो रेशियो है लेकिन वो कितना है भैया 5:2 है। तो कह रहा है बताइए दोनों नंबर क्या, देख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, रेशियो के हिसाब से ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है। अगर आप यहाँ से डिफरेंस देखें 5 और 2 का, कितना डिफरेंस आएगा बताइए, ए माइनस बी करेंगे यानी 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, यानी हमारे हिसाब से डिफरेंस 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है बच्चे 66, यानी 3 की वैल्यू भी है 66। अगर आप एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी 22 आएगी, बोलो एक की वैल्यू 22। अब उसने क्या बोला दोनों नंबर बताओ, देखो ए की वैल्यू क्या है भैया 5, एक की वैल्यू अगर 22 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 22 गुणा 5 होगी, यानी भैया 110 डिग्री होगी, है ना। और देखो एक ही ऑप्शन में 110। अब बी की बताओ, बी कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुणा 2, यानी कि भैया 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए क्लियर है, बताइए भाई क्लियर है। चलें आगे, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज जो है ए और बी की 5:3 है, यानी भैया एक ए है और एक बी है, इनकी जो प्रेजेंट एज है इसका रेशियो भैया कितना है 5:3 है। ठीक है, 8 ईयर है, वो कह रहा है आज से 8 साल पहले, 8 साल पहले, अभी इनकी उम्र आप मान लो 5x और इसकी मान लो 3x, तो 8 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, आप कहोगे भैया 5x माइनस 8, इसकी भी कितनी हो जाएगी मेरे लाल 3x माइनस 8। ठीक है, कह रहा है 8 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशियो 9:5। कह रहा 8 साल पहले जो इनकी उम्र का रेशियो था, जो इनकी उम्र का रेशियो था वो कितना था भाई 9:5 था। ठीक है,
क्लियर है? अब कह रहा है भैया बताओ a की प्रेजेंट उम्र यानी कि a की 5x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया भैया, इधर जब कराओगे 5 5 जा 25x, 5 अट्ठे भैया 40, क्लियर। 9 की कराइए, 9 तिया 27x और 9 8 जा 72, क्लियर है भाई? बोलिए, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा 27x माइनस का 25x, ये हो जाएगा भैया माइनस का 40 प्लस का 72, ये हो गया भैया 2x, इसको माइनस कर लीजिए, 72 माइनस क्या है भैया 40, 2 7 में 4 गए 3, यानी कि भैया 32 आ गया, ठीक है। अगर आप x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी x की वैल्यू तो 16, क्लियर तो निकाल। a की प्रेजेंट में एज पूछी है, a की प्रेजेंटेज आपने क्या मानी 5x, यानी कि भैया 5x का मतलब है 5 गुना कितना, इसकी वैल्यू आई 16, 16 पंजे कितना होता है मेरे लाल 80, यानी कि भैया इसकी वैल्यू जो है 80 साल का है। बोले क्लियर है? बोलिए जल्दी बताइए, बोले भाई क्लियर है? चलें आगे चलें। आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अ कस्टमर, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है मोस्ट बेनिफिशियल, देखो बट ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क में है, मैं इसका आंसर चेक करूंगा कौन बच्चा बिल्कुल सही देगा। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से सोचना है आपको, प्लीज देखना, बड़े ध्यान से सोचना, बताइएगा, ठीक है? ठीक है, आइए। मैंने आपको बताई दी, जो आपका गैस पेपर चल रहा है, आप इसको एएमटी के फॉर्मेट में, वो सॉरी एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप हमारी एप्लीकेशन पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है एचसीएफ बता दो इनका, एचसीएफ बता दो। अरे भाई फ्रैक्शन है, ये बताओ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कभी भी एचसीएफ बताना है तो भैया ऊपर वाले पार्ट का तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और जो नीचे वाले पार्ट है इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना। अब देखिए क्या है हमारे पास, 2 8 16 और 10, 2 8 16 10। अब बताइए इनका एचसीएफ क्या आएगा, खुद सोचिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने एक एचसीएफ का एक तरीका भी बताया भैया, माइनस करने का। अगर आप देखें, अगर आप निकालना चाहें तो भैया इसका एचसीएफ आएगा 2, 2, क्योंकि देखो 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से 8 भी डिवाइड होता है, 2 से 16 भी डिवाइड होता है, 2 से 10 भी डिवाइड होता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 2 ही है, क्लियर है? यानी भैया इन सबका जो एचसीएफ आ गया वो तो आ गया भैया 2। अब बचा भैया एलसीएम निकाल दो बस। क्या है भैया, 3 9 81 27, 3 9 81 और 27, इनका एलसीएम निकालो क्या आएगा। चलो आओ देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो गया भैया 3 दूनी 6 8 में 6 गए 2, 3 7 21, 3 निम 27, फिर 3 से काट दो भैया 1 1, 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो भैया 1 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो भैया 1 1 1, क्लियर है? देखो कितनी बार आ गया भैया 3, कितना हो गया भैया 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 गुणा में 3, 27 गुणा में 3 कितना हो गया बोलिए, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81 आ गया, यानी 2/81, 2/81, यानी कि ये क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, ठीक है? यानी 2/81 ये आपका एचसीएफ होगा। बोलिए क्लियर तो नहीं बात? क्लियर है भाई? बोलिए, बोलिए क्लियर है? चलिए आइए, अब देखिए क्या कह रहा है 62, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर लिखे पापा। क्या कह रहा है जी, पापा लिखे क्यों? देखिए क्या कह रहा है, कुछ लंबी से खतरनाक सी क्वेश्चन दे रखे, इसलिए मैंने पापा लिखवा दिया। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर भाई x प्लस 1/x बराबर है 1 के, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी ये निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के आई थिंक पेपर में आया हुआ है पुराने साल, 2025 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जितना मुझे याद है। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है बेटा, जब कभी भी अगर x प्लस 1/x 1 है, x प्लस 1/x 1 है, तो बेटा यहाँ से एक बात याद रख लेना, जो x का क्यूब आएगा ना इसको सॉल्व कर कर, वो -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x का क्यूब -1 आएगा। ये जो किताब बनाई है ना, ये वाली, ये जो हमारी किताब है गीता अकेडमी की, भाई इसके अंदर ये बात साफ साफ दी हुई है, ये बात साफ-साफ दी है। और हमने बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसे, जैसे अगर x प्लस 1/x 1 है, तो x क्यूब क्या है भैया -1 होगा। ऐसी हमने बहुत सारी लिखी हुई है। अगर x माइनस 1/x 1 है, तो x क्यूब क्या होगा, ये होगा। तो ये चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। साफ-साफ बोल रहा हूँ मैं तो। अगर हो सकता है तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुक जाओ, अलजेब्रा खोलकर दिखाता हूँ। रुक जाओ, 1 मिनट का समय दो मुझे। कहाँ है भाई हमारी बीजगणित, 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 मैथ 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 कहाँ है भैया? एक तो हिंदी में नाम ऐसा होता है ना। रुक जाओ, मैं देख के बता रहा हूँ, वेट करिए। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा। दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, ठीक है? खुल जा भाई। देखो देखो देखो, दिखाऊं? कैमरे के पास लाके दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो, ए भाई, देखो देखो देखो, देखो बड़े ध्यान से देखो। ये लिखा है यहाँ पर, अगर x प्लस 1/x भैया 1 है, तो x का क्यूब -1 है। इसी तरीके से लिखा है, अगर x प्लस 1/x √3 है, तो x की पावर 6 -1 है। ठीक है, दिख गई होगी आशा करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिखी तो ये वाली किताब मंगा लेना, ये वाली किताब मंगा लेना, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 124 पर बिल्कुल टॉप में जहाँ लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अगर किसी के पास ये किताब हो तो उसमें देख लेना, वहां पर ये साफ साफ चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो ये वहीं से कहीं ना कहीं डिराइव होकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी भैया अगर ये चीज बराबर ये है, तो x का क्यूब -1 है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें।
देखिए x की पावर 12 लिखिए। आप इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 4 ये लिख सकते हैं। ऐसे x की पावर 9 को 3 की पावर 3, x की पावर 6 को x की पावर 3 की पावर 2, x की पावर 3 प्लस 1। x की पावर 3 क्या है, -1, तो यहाँ हो गया -1 की पावर 4, यहाँ हो गया जी -1 की पावर 3, यहाँ हो गया जी -1 की पावर 2, यहाँ हो गया जी -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 नेगेटिव नंबर है, पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा भैया प्लस का 1, यहाँ आएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा प्लस का 1। भैया माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, केवल क्या बचा, 1 बचा, और यही कैसे होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा मैन डिवाइड हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक आदमी था, उसने अपनी टोटल जर्नी को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, बट गई 1 2 3, ठीक है, मान लो ये x किलोमीटर, ये x किलोमीटर, ये x किलोमीटर, ठीक है, 3 बराबर जर्नी, एंड डिसाइड टू ट्रैवल द पार्ट विद स्पीड ऑफ, कह रहा ये वाला पार्ट उसने 15 किलोमीटर पर आवर से चला, दूसरा वाला 10 किलोमीटर पर आवर से चला, और तीसरा वाला जो है 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो कह रहा बताइए उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, ठीक है। आप एक बात बताइए, आपको पता है जो एवरेज स्पीड निकलती है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, x प्लस x यानी भैया 3x, और नीचे क्या आता है बताओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बताओ क्या होगा, टाइम क्या होगा आपका, होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया अगर एक एक का टाइम निकालोगे, इसका टाइम निकालोगे इतने पार्ट का, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि भैया x/15 प्लस इसी का x/10 प्लस भैया x/5, ठीक है, ये हो गया भैया 3x, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो x/5 कॉमन निकाल सकते हैं, ये हो गया भैया 5 से 15, ये हो गया 2, और ये हो गया भैया 1/1। बोलिए कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं होगी, ठीक है। तो यानी ये हो गया भैया, मैं इधर लिख देता हूँ 3x अपॉन में x/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 और 2 और 1, इन कैल्सियम लीजिए कितना होगा, 3 2 और 1 आप कहेंगे 6 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में 6 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ आ गया 2, 2 के टेबल में 6 3 बार, और भैया 1 के टेबल में 6 6 बार, तो ये हो गया 6, तो हो गया भैया 3x डिवाइडेड बाय x/5 मल्टीप्लाई, जोड़िए कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 2 11/6, कितना हो गया भाई, 11/6। क्लियर है। अब आप इसको आगे और आगे सॉल्व कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3x/1 इंटू 5 इंक 30 बटे में 11x। बोले क्लियर है, इतनी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। देखिए x से x कट गया, केवल क्या बचा, 3 इंटू 30 कितना होता है, 90/11, 90/11 जब आप इसको सॉल्व करेंगे यही आपकी एवरेज स्पीड आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए 11 के टेबल में कितनी बार कटेगा, खुद सोचिए, 11 8 जा, तो यानी एक ही ऑप्शन है 8 के आसपास, खत्म करनी 8.18। चलिए, कह रहा वन ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड मूवमेंट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेटर एम। मूवमेंट में देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कह रहा है इसमें से एक शब्द चूज करा गया एम, एम कितने हैं भैया, 1 और 1 2, कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बस खत्म कहानी, 2/8 यानी कि 1/4, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए क्लियर है, बोलिए, बोलिए भाई क्लियर है इतनी कहानी। चलिए आइए, कह रहे हैं द गिवन फिगर, कह रहे चित्र दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटे एंगल की वैल्यू बताइए, सबसे छोटा, हाँ, सबसे छोटा, देखिए निकालना पड़ेगा सबसे छोटा क्या आएगा। अगर आप एक चीज देखें, भई ये सीधी लाइन है, इस पर 2 एंगल हैं, भई ये 4x और ये क्या है 2x है। ये 4x से 2x है। यानी बड़े भाई मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया 4x प्लस 2x का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। 4x और 2x क्या होंगे, 6x बराबर 180 डिग्री। अगर आप x निकालेंगे तो कितना आ गया 30, x की वैल्यू मिल गई 30। यानी भैया 4x का मतलब है 4 इंटू 30, 4 इंटू 30 यानी कि भैया 120 डिग्री ये हो गया। भैया 2x का मतलब है 2 गुणा 30 यानी कि भैया 60 डिग्री ये हो गया, और ये कितना हो गया भैया 30, और ये आपको डी रखा था। बताइए छोटा एंगल क्या है, बताइए आपके हिसाब से छोटा क्या है? आप कहेंगे भैया छोटा तो 30 ही है, तो बस 30 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे-प्यारे बालकों, ठीक है? आप लोगों को पूरा का पूरा आशा करता हूँ गैस पेपर समझ आया होगा। बहुत बेहतर तरीके से हमने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करी, और एक-एक अच्छे अच्छे जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक के साथ मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। ठीक है? ओके, तो चलिए सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, यानी कि मंडे को। जब तक बाय-बाय, गुड नाइट।